only in academics but also relating to how social sciences research functions administratively. And today he will talk about something which would be very important for all of you regarding research funding. You know, most of us are quite often concerned as to how we can get research funding, from where we can get the funding, how to apply, what to do these things. So as you say, you know, that you get it from the horse's mouth, the person who was actually there, who was handling these things, and who has first-hand experience of these things, he'll tell you that. So I hope this session with Professor Upen Chaudhary will be extremely rewarding for all of you. First he'll make his presentation. After that, you feel free to ask all your questions. हाँ, कुछ पूछ रहे हैं, बोलिए संतोष सर. कुछ कह रहे हैं, बोलिए संतोष सर. नमस्ते सर. नमस्ते सर, ये कहना था कि आप रोज हम लोगों को बड़ी ऊर्जा से ओतप्रोत कर देते हैं, आते हैं सुबह तो बड़ा अच्छा लगता है. बड़ी इच्छा थी कि आपको भी सुने, लेकिन इस बार हम लोग नहीं सुन पा रहे हैं. नहीं, अभी बहुत टाइम में सुनेंगे आप. अच्छा सर, जी. एक बात और करनी थी सर आपसे रिक्वेस्ट कि आप जब भी आते हैं तो ये बात जरूर कहते हैं कि दोनों लैंग्वेज में बातें होंगी, और जो होंगे हमारे रिसोर्स पर्सन दोनों लैंग्वेज. और मैं आपको बताऊं सर, जानकारी के लिए कि मैं रेगुलर बैठता हूँ और वीडियो ऑन करके बैठता हूँ. मैं वो वाला नहीं हूँ कि भग जाता हूँ. तो और मैं तो एक लाइन बता दूंगा कि पूरे 90 मिनट में केवल एक या दो लाइन या एक कोई शेर या इस तरह का ही हिंदी में बोला गया होगा, वरना हिंदी बोली नहीं गई है. चलिए, मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूँ. आप समझ गया आपकी बात समझ गया. मैं उपेन चौधरी साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई थोड़ा हिंदी का इस्तेमाल आप करें. बहुत से लोग हिंदी में है तो मिक्सर नहीं, अब आप हो जाएगी. सर, इंग्लिश समझ में आती है, लेकिन जितना बढ़िया हिंदी समझ में आ जाती है. हाँ, मैं समझ रहा हूँ. अरे भाई, जाहिर सी बात है, जो आदमी की अपनी जबान होती है वो तो फॉरेन लैंग्वेज है किसी भी तरह. नहीं जी. तो उपेन साहब टेक केयर ऑफ दैट. आई हैव रिक्वेस्टेड हिम. मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया. हेलो सर. जी नासिर साहब. हेलो. हाँ, नासिर साहब बोले. सर, मैं रजा डिग्री कॉलेज रामपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस हूँ. सर, मेरा आज टीचर प्रेजेंटेशन है, लेकिन मेरा 2 दिन से ट्राई कर रहा हूँ, अपलोड नहीं हो पा रहा है. यहाँ नेट की स्पीड धीमी है बहुत ट्राई किया मैंने, बहुत 2 दिन से, लेकिन वो अपलोड नहीं हो पाया वहाँ पे गूगल क्लासरूम में. कोई बात नहीं, अपलोड नहीं हो गया. अगर यूट्यूब पे हो जाए वहाँ कर दीजिए, नहीं भी होगा तो बता दिएगा मजहर साहब को बाद में. कोई मसला नहीं है. सर, उनको व्हाट्सएप पे भेज दो. Regarding this, we will talk in the third session. Don't worry, I'll help you out. बाद में करेंगे, अभी क्लास को शुरू हो जाने दीजिए. Now we'll have to start. ठीक है. Now I request Professor Upen Chaudhary to kindly start. Upen Chaudhary. Okay, thank you very much. Good morning to all of you, my colleague Professor Asma Sahab and participants. I hope you all are you can better hear me. आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? कोई इशू नहीं सुनने का, ना ऑडियो का ना वीडियो का? Yes, बहुत अच्छा. आप चिंता न करो, क्लास के बाद मैं आपसे बात करूंगा कि आप मेरा हिंदी या इंग्लिश दोनों को समझ में आया नहीं आया. ठीक है, डोंट वरी अबाउट. ओके सर, ओके. My main intention is that you understand what I say. मतलब हमें हिंदी इंग्लिश से कोई मतलब नहीं है. ठीक है. Okay, sir. Before starting, I just want to say to the class that please unmute your videos. Please open your videos. Mute your microphone and unmute your videos. Yeah. I think you must be knowing it earlier also. Now, please, when I'm speaking, please mute yourself so that there is no disturbance from your side. Number one. Secondly, if I am speaking, I think my video will be on, and you also mute your video. Only you unmute yourself when you raise any question or there is an issue. Okay. So let me start with something interesting. I think all are from social science background, or there are some participants who are from other subjects also. They are from all subjects, Upen sir. All fields. Okay, fine. So I will be speaking something useful for everyone, right? For social science, for arts and humanities, for natural science subject, even for medical science people. I know. Maybe there may be people from different background, but whatever I'm going to say now for next 1 hour or 1 hour 15 minutes, that I hope will be useful for everyone. Okay, let me start how when I'm talking of funding opportunities for research, let me start with some basic points I just want to make. How the research scenario
विद इन द कंट्री, हमारे देश के अंदर और हमारे देश के बाहर जो है रिसर्च सिनारियो कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, उससे आप लोग ये अंदाजा लगा सकते हो कि हाउ द रिसर्च सिनारियो इज चेंजिंग both inside the country and outside the country. First, there is a shift from interdisciplinary research to multidisciplinary research, and even now we are moving from multidisciplinary to transdisciplinary research. तो आप अगर देखेंगे कि पहले हम लोग क्या करते थे 1960s में 1950s में हम लोग इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च की बात कर रहे थे। जब इंटरडिसिप्लिनरी की बात करते हैं तो दो सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स विद सोशियोलॉजी। तो दो सब्जेक्ट की जब हम बात करते हैं तब तो उसको इंटरडिसिप्लिनरी कहते हैं। एंड व्हाट इज मल्टीडिसिप्लिनरी? व्हेन वी इंक्लूड मोर देन 2 सब्जेक्ट्स, दैट इज कॉल्ड मल्टीडिसिप्लिनरी। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स। तो ऐसे मतलब 2 से सब्जेक्ट जब ज्यादा होते हैं तब हम उसको मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च कहते हैं। तो multidisciplinary research became very familiar in the early 90s and even the first decades of 21st century. Now, as Aswat Saab said, I work in a national level funding agency. Now the focus of all funding agencies has been from multidisciplinary to transdisciplinary research. तो ये transdisciplinary क्या है ना? जब मल्टीडिसिप्लिनरी है 3 सब्जेक्ट की बात है, 2 से ज्यादा सब्जेक्ट हो गया तो हम उसको मल्टीडिसिप्लिनरी कहते हैं। ट्रांसडिसिप्लिनरी का मतलब एक जैसे हम पॉलिटिकल साइंस विद मेडिकल साइंस, मतलब दोनों अलग अलग डाइवर्स बैकग्राउंड का। मेडिकल साइंस के साथ आपको लगता होगा पॉलिटिकल साइंस का क्या रिलेशनशिप है। कई बार जो है हम लोग ऐसे सोचते हैं, बट आई विल गिव यू एग्जांपल कि कैसे कैसे हम सोचते हैं। तो जैसे मान लीजिए सोशल साइंस विद नेचुरल साइंस, सोशल साइंस विद एग्रीकल्चर साइंस, सोशल साइंस विद आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज, तो पूरा स्ट्रीम चेंज हो जाता है। मतलब ट्रांसडिसिप्लिनरी रिसर्च की जब हम बात करते हैं पूरा स्ट्रीम चेंज हो जाता है, सोशल साइंस के बीच में नहीं रह रहा है। तो सोशल साइंस विद नेचुरल साइंस, सोशल साइंस विद मेडिकल साइंस, सोशल साइंस विद एग्रीकल्चर साइंस, जो एग्रीकल्चर साइंस सब्जेक्ट हम मानते हैं, सोशल साइंस विद आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट लाइक इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर या कोई भी लोकल लैंग्वेज हो। तो बेसिकली आजकल हर फंडिंग एजेंसी का, इवन गवर्नमेंट का ये प्रायोरिटी है, इंटरनेशनल जो फंडिंग एजेंसी हो सबकी प्रायोरिटी है कि रिसर्च जो है नाउ इज शिफ्टिंग फ्रॉम मल्टीडिसिप्लिनरी टू ट्रांसडिसिप्लिनरी रिसर्च। क्या कारण है कि ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि जब आप अपनी सब्जेक्ट के अंदर रहते हो या अपनी मिला जुला सब्जेक्ट के बाद जो सिमिलर सब्जेक्ट के साथ रहते हो, तो योर नॉलेज, योर इन्वेस्टिगेशन विल नॉट बी कंप्लीट, रादर यू गेट इन्फॉर्मेशन इन बिट्स एंड पीसेस। अगर आपको कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज चाहिए, अगर आपको टोटल नॉलेज चाहिए, तो आपको हर सब्जेक्ट का जो भी उसी सब्जेक्ट जो टॉपिक के ऊपर आप रिसर्च करते हैं, अगर आप हर सब्जेक्ट की जो बेस्ट टूल्स है, टेक्निक्स है, रिसर्च मतलब मैकेनिज्म से हर चीज से आप बरो करते हो, ये रिसर्च विल बी कंप्लीट। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा हाउ वी आर गिविंग मच इम्पोर्टेंस टू ट्रांसडिसिप्लिनरी रिसर्च एंड व्हाई वी आर गिविंग। एक बार आप ये समझिए कि जैसे मान लीजिए हम बीमार हो जाते हैं तो हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, जब बीमार हो जाते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर क्या करता है ना, उसके पास अगर स्टेथोस्कोप होगा, जनरली होता है, या मतलब वो आपका हार्ट बीट को चेक करता है, आपकी पल्स रेट को चेक करता है और आपको उसी बेसिस पे कोई मेडिसिन या टेस्ट वगैरह भी सजेस्ट करता है। फॉर द डॉक्टर योर इलनेस इज ए फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम। डॉक्टर के लिए आपका जो बीमारी है वो फिजियोलॉजिकली उसको समझता है कि इट्स अ फिजिकल प्रॉब्लम। ठीक है, आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, आपकी डायबिटीज है, आपकी फलाना है, तो वो बेसिकली व्हाट ही ट्राइज टू अंडरस्टैंड इज ही ट्राइज टू एक्सप्लेन योर मेडिकल प्रॉब्लम एज ए फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम। बट आपको पता है कि ये मतलब साथी खाली फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है। आप जब बीमार हो जाते हैं तो उसके पीछे ये चीज भी मैटर करता है कि आप किस प्रकार का पानी पीते हैं, आप कितने पढ़े लिखे हैं। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपको इमीडिएटली बीमार होने से पहले ही आप डॉक्टर के पास चले जाते हैं। अगर बीमार मतलब आप पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं है तो यू आर नॉट वेरी कॉन्शियस अबाउट योर हेल्थ। ये चीज़ आप जानते हैं। आपका इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है, आपको पब्लिक हॉस्पिटल की एक्सेस, अगर आप गरीब होंगे, आप अगर ज़्यादा अमीर नहीं होंगे तो आप सरकारी हॉस्पिटल में काम चला लेंगे, प्राइमरी हॉस्पिटल से काम चला लेंगे। अगर आप
रिच है तो आप अच्छे हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल उस हिसाब से सोचते हैं। तो आपका मेडिकल मतलब इलनेस के पीछे, आपकी फिजिकल इलनेस के पीछे आपका ये सारी चीज़ें मैटर करता है। व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन यू हैव, व्हाट काइंड ऑफ economic background you have, whether you are drinking aquaguard water or plain municipality water, आप कहाँ रहते हैं, स्लम में रहते हैं या किसी अच्छे लोकेलिटी में रहते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी डिजीज, आपकी बीमार को मतलब आखिर आ रहे हो आपकी बैकग्राउंड क्या है। क्योंकि आजकल आप देखोगे जैसे कोरोना का एग्जाम्पल ले लो, सोशल डिस्टेंसिंग कौन कर सकता है? जो रेडी वाला है वो अगर सोशल डिस्टेंसिंग करेगा तो घर से अगर नहीं निकलेगा, अगर दूर दूर सबसे रहेगा तो वो मंडी जाके सब्जी कैसे लाएगा। तो सोशल डिस्टेंसिंग आप और नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग एक ऐसे प्रोफेशन में है जहाँ मतलब हम लोगों को ये सब चीज़ करने की जरूरत नहीं, आप चाहें तो आप मेंटेन कर सकते हैं। तो इसीलिए जो मतलब अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं तो डेफिनेटली ये चीज़ मैटर करता है आपकी इकोनॉमिक बैकग्राउंड। तो व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ द पेशेंट इकोनॉमिक बैकग्राउंड, his educational background, his social background, whether he फिजिकल। तो इसलिए खाली उस इलनेस को, खाली उस डिजीज को अगर आप मेडिकल टर्म समझोगे तो आपका मतलब जो अंडरस्टैंडिंग वो कंप्लीट नहीं है। आजकल जो है हम इस चीज़ से आगे भी जा रहे हैं। तो अमर्त्य सेन और जीन जीत वगैरह जो बात कर रहे हैं तो बेसिकली वो इसी चीज़ को मालूम कर रहे हैं कि भाई आप जो आपकी जो कैपेबिलिटी है, आपकी इकोनॉमिक कैपेबिलिटी, आपकी सोशल कैपेबिलिटी, आपकी बाकी सब चीज़ों का कैपेबिलिटी है, दैट आपकी रोबस्ट पर्सनालिटी, बट दीज आर ऑल्सो नीडेड टू बी हाईलाइटेड बाय द पॉलिसी मेकर। तो फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है डॉक्टर के लिए फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम है, एक सोशल साइंटिस्ट के लिए ये सारे हेल्थ, जैसे जिसको हम कहते हैं हेल्थ इंडिकेटर्स, ठीक है, ये ओवरऑल जो इंडिकेटर है जिससे हमें पता चलता है कि आपका जब तक आपका मतलब ये सब चीज़ों को हम फोकस नहीं करेंगे तब तक आपकी बीमारी का, आपकी प्रॉब्लम का कोई कंप्लीट इलाज नहीं हो सकता। तो फिजिकल इलनेस से हम वी हैव स्टार्टेड टू थिंक अबाउट हेल्थ, जिसको हम कहते हैं आजकल पॉलिटिकल साइंस में हम कहते हैं हेल्थ सिक्योरिटी। तो द मूवमेंट फ्रॉम फिजिकल इलनेस टू हेल्थ सिक्योरिटी शोज दैट इन ऑल सब्जेक्ट मतलब हाउ पॉलिटिक्स अफेक्ट हेल्थ। आप अमेरिका का ट्रम्प का एग्जाम्पल देख रहे हो, ब्राजील का प्रेसिडेंट का एग्जाम्पल देख रहे हो कि पॉलिसी मेकर कैसे हेल्थ पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करे। आई एम टॉकिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस। इकोनॉमिक कौन रहता है? आई एम टॉकिंग ऑफ सोशल। मेडिकल इलनेस के लिए, फिजिकल इलनेस के लिए आप जब तक ये सारी चीज़ों को नहीं देखोगे तब तक आपकी अंडरस्टैंडिंग अबाउट समबडीज हेल्थ इज इनकम्प्लीट। दैट्स व्हाई मेडिकल साइंस इज completely and closely related to other social science subject, number one. Secondly, आजकल हम हेल्थ की बात नहीं कर रहे, आजकल हम वेलबींग एंड हैप्पीनेस की बात कर रहे हैं। आप देखोगे भूटान जो है जीडीपी का कंसेप्ट दिया, जो दूसरे लोगों ने जीडीपी का कंसेप्ट दिया है, उन्होंने ग्रॉस डोमेस्टिक हैप्पीनेस की बात किया है। आजकल हैप्पीनेस को लेकर बहुत सारे मिनिस्ट्रीज, बहुत सारे कमीशन मतलब जो है बन रहे हैं। आजकल हैप्पीनेस को लेकर मिनिस्ट्री हो रहा है, यूनिवर्सिटी वगैरह हैप्पीनेस को लेकर सेपरेट स्कूल ऑफ हैप्पीनेस, डिपार्टमेंट ऑफ हैप्पीनेस भी आजकल यूरोप अमेरिका में चल रहा है। और आप देखोगे बाबा रामदेव वालों पॉपुलर जो है वो योगा, आयुर्वेद, ये सब चीज़ों की वजह से हुआ है क्योंकि ही टॉकिंग ऑफ हैप्पीनेस कि अगर हैप्पीनेस चाहिए तो आप योगा करो, आप ये करो, आप वो करो। तो बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग इज नो, if you see the movement from physical health to well-being and happiness, that हम terrorism का, terrorism को अगर आप simply एक law and order problem समझोगे, by political issue समझोगे, that is incomplete understanding. You have to understand the sociology of terrorism. You have to understand the history of terrorism. You have to understand the geography of terrorism. You have to understand how religion plays an important role in encouraging terrorism. So all these factors are related. That's why the present trend of research is moving from interdisciplinary to multidisciplinary and multidisciplinary to transdisciplinary. This is the first trend. Second, is time bound spending of impactful and outcome oriented research. पहले हम क्या करते थे, जो भी जितने भी फंडिंग काउंसिल थे पहले इस चीज़ को फोकस करते थे कि यू हैव टू स्पेंड द मनी बाय 31st March of every financial year because that is the closing of the financial year.
गवर्नमेंट भी एक्सपेक्ट करता था कि जो भी फंडिंग आपको दिया जा रहा है तो आपको टाइम पे खत्म करना है. सो spending money by 31st March was considered as something good and that was a parameter for judging your efficiency. बट वर्तमान आप देखोगे ये सारी चीज़ भी ट्रेंड मतलब ये सब चीज़ पे चेंज हो रहा है. गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है ओके यू हैव टू स्पेंड द मनी बाय 31st March, बट what kind of outcome it has brought? The money spent for a particular purpose, and what is the impact or what is the impact of that spending? Who is actually getting the benefit? किससे किसको बेनिफिट हो रहा है? अगर कोई पीएचडी के लिए गवर्नमेंट आपको स्कॉलरशिप दे रहा है, उस पीएचडी करने से आपको तो ठीक है पर्सनली बेनिफिट हो रहा है, बट उससे दूसरों को क्या बेनिफिट हो रहा है? गवर्नमेंट को क्या बेनिफिट हो रहा है? उस पीएचडी करने से कितने लोग उस स्टडी से बेनिफिट होंगे? क्या आप ऐसा कोई काम करते हो जिससे आपकी कम्युनिटी, आपकी डिस्ट्रिक्ट, आपकी स्टेट, आपकी कंट्री या किसी भी दूसरे का कोई बेनिफिट हो रहा है? तो आजकल खाली स्पेंडिंग के ऊपर गवर्नमेंट फोकस नहीं कर रहा है, इस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहा है कि आप जो रिसर्च करते हैं उससे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है और उसकी क्या आउटकम हो रहा है. मैंने दोनों चीज़ के ऊपर इंटरेस्ट दे रहा हूँ. एक उसकी क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसको अगर आप कोई रिसर्च पेपर लिखते हैं, आप कोई बुक लिखते हैं तो उसको कौन कोट करता है, कौन उसको साइट करता है, किस मतलब पॉलिसी मेकर्स के लिए, सोसाइटी के लिए उसकी क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है. ठीक है ना, ये सब चीज़ों के ऊपर फोकस किया जा रहा है. और उसी तरह आउटकम है, अगर आप कोई फंडिंग लेते हैं तो उससे कितना रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं, इससे कोई बुक पब्लिश करते हैं कि नहीं, उससे कोई आपको कोट कर रहा है, कोई आपको साइट करते हैं, ये सारे चीज़ों के बारे में हम सोचते हैं. तो गवर्नमेंट और फंडिंग काउंसिल का दूसरा प्रायोरिटी जो चेंज प्रायोरिटी है कि खाली आपको टाइम पे, अगर आपको 2 साल के लिए प्रोजेक्ट दिया गया, खाली 2 साल प्रोजेक्ट मतलब 2 साल के अंदर पैसे खर्च कर दोगे, दैट इज नॉट ऑब्जेक्टिव. नाउ फॉर इम्पैक्टफुल रिसर्च एंड आउटकम ओरिएंटेड रिसर्च, ये सेकेंड चेंजिंग ट्रेंड है वर्तमान. अगर आप चेंजिंग रिसर्च ट्रेंड की बात करेंगे रिसर्च एंड रैंकिंग. देखिए पहले जब हम लोग मतलब पहले हम सोचते थे कि हमें एक बार नौकरी मिल गया तो कोई बात नहीं, हम अभी काम करें ना करें, क्लास लें ना लें, मतलब जनरली लोग ये सोचते हैं. क्योंकि आजकल वो सब चेंज हो रहा है. आजकल जैसे सीसीटीवी में मॉनिटर करते हैं तो हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज को आजकल मॉनिटर किया जा रहा है कि आप जो आपकी रैंकिंग हो रहा है. मॉनिटर कैसे हो रहा है? थ्रू रैंकिंग. आप देखेंगे रैंकिंग भी हम नेशनली कर रहे हैं, इंटरनेशनली कर रहे हैं. नेशनली आप देखेंगे जैसे नैक की आने से पहले कॉलेज का शक्ल, नैक जब आता है कॉलेज तब उसकी शक्ल देखिए कितना चेंज हो जाता है पूरा शक्ल में. सारे चीज़ सिस्टमेटिक हो जाता है. लाइब्रेरी में सारे किताब सिस्टमेटिक आ जाता है. तो कलर किया जाता है बिल्डिंग को, मतलब बाउंड्री को, ट्री को, पेड़ पौधा जो भी होता है सबको कलरफुल किया जाता है. क्यों किया जाता है? इसको इम्प्रेस दें कि चलिए यहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक है. तो इसीलिए मतलब सारे फैकल्टी वगैरह भी कहा जाता है आप ये करिए वो करिए, पेपर पब्लिश करिए, ये सब चीज़ जो हम करते हैं. तो बेसिकली बिकॉज वी आर वरीड अबाउट नेगेटिव रैंकिंग बाय मैथ. इसी तरह एक दूसरा रैंकिंग जो है MHRD मिनिस्ट्री करता है, जिसको कहते हैं नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क. तो ये जो मिनिस्ट्री करता है इसमें कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ का रैंकिंग करते हैं. और आपको पता है ये रैंकिंग की वजह से हमें कई सारे फ़ायदा होता है. नुकसान तो होता है कि जो लोग काम नहीं करना चाहते हैं उनके लिए आपको नुकसान होता है, बट फायदा ये है कि जैसे गवर्नमेंट अगर आपको अच्छे ग्रेडिंग देता है, दैट बिकम्स इजी फॉर यू टू गेट फ्यूचर फंडिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट. आपको देखोगे कि जैसे कहते हैं ऑटोनॉमी जो है, हम सबको ऑटोनॉमी नहीं देंगे, ग्रेडेड ऑटोनॉमी देंगे. अगर आपके रैंक अच्छा है तो आपको पहले हम कुछ ऑटोनॉमी देंगे, और अगर आपकी मतलब बहुत आपके रैंक कंसिस्टेंटली रहेगा तो आपको कंप्लीट ऑटोनॉमी देंगे. इसको हम कहते हैं ऑटोनॉमस कॉलेज. तो उसी तरह यूनिवर्सिटी वगैरह को कहते हैं मतलब जो अच्छे रिसर्च करते हैं, जो अच्छे पब्लिकेशन करते हैं, जिनका ओवरऑल स्टैंडर्ड अच्छा है, उनको फंडिंग वगैरह में भी गवर्नमेंट मतलब प्रीफर करता है कि भाई इनको हम बेटर फंडिंग करें. रिसर्च की बात हो, किसी और चीज़ की फंडिंग हो, तो उनको हमेशा प्रायोरिटी देते हैं. तो आजकल मतलब थर्ड जो रिसर्च ट्रेंड आप देखोगे कि खाली आप पढ़ाओगे, खाली आप मतलब कॉलेज जाओगे, यूनिवर्सिटी जाओगे, उससे मतलब चीज़ मतलब कंप्लीट नहीं हो रहा है. रादर व्हाट काइंड ऑफ रिसर्च यू आर डूइंग, हाउ यू आर टीचिंग, हु आर योर स्टूडेंट्स, व्हाट आर द फैकल्टीज, हाउ मेनी फैकल्टीज आर PhD, आपकी क्या पब्लिकेशन है, वो सारी चीज़ की बेसिस पे आपकी ओवरऑल रैंकिंग हो रहा है. और ये रैंकिंग खाली नेशनल में नहीं हो रहा, इंटरनेशनल भी हो रहा है. आप देखेंगे जैसे टाइम्स फॉर एजुकेशन वो सारी यूनिवर्सिटीज़ का रैंकिंग करता है.
जैसे QS रैंकिंग है, ऐसे आजकल रैंकिंग का बिल्कुल बहुत सारे एजेंसीज है नेशनल इंटरनेशनल में, और ये रैंकिंग की वजह से कई बार आप देखोगे कि सरकार दुखी हो जाता है जब इंटरनेशनल रैंकिंग में कोई भी इंडियन यूनिवर्सिटी बेस्ट 200 यूनिवर्सिटीज में नहीं आते हैं वर्ल्ड कंपेरिजन में, तो गवर्नमेंट दुखी हो जाता है, एजुकेशन मिनिस्टर दुखी हो जाते हैं कि भाई ये बार हमारी रैंकिंग अच्छा नहीं हुआ है। तो इसीलिए मतलब मेरे कहने का मतलब कि आजकल हम रैंकिंग को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, क्योंकि आप दो ना दो, जब दूसरे रैंकिंग करते हैं फिर आपके ऊपर इनडायरेक्टली प्रेशर होता है आप लोगों का रैंकिंग इतना खराब है। आप देखेंगे एक एक यूनिवर्सिटी में देखेंगे तो ANU का रैंकिंग अगर अच्छा आ जाता है तो सब लोग सब एक दूसरे को बधाई देते हैं, अगर खराब हो जाएगा तो देखेंगे ये मतलब एक प्रकार का इनडायरेक्ट प्रेशर रहता है कि भाई ये बार हमारी रैंकिंग अच्छा नहीं हुआ है। सो द पॉइंट इज नाउ वी आर मोर गिविंग मोर प्रोपोर्शन रिसर्च एंड रैंकिंग, और रैंकिंग के लिए मतलब आपका रिसर्च क्या है, पब्लिकेशन कैसा है, स्टूडेंट कैसे, तो बहुत रैंकिंग के अलग अलग पैरामीटर्स है, अलग अलग एजेंसी का अलग अलग पैरामीटर्स है। तो उसी बेसिस पे हम लोग मतलब इस चीज़ का एक नया डेवलपमेंट है कि हम रैंकिंग और रिसर्च को ज़्यादा आजकल प्रायोरिटी देने लगे हैं पहले की कंपेरिजन में। एक और ट्रेंड जैसे आप देखेंगे, जैसे कहते हैं कि नाउ द मूवमेंट इज फ्रॉम स्मॉल डेटा टू बिग डेटा। आजकल देखेंगे जैसे हम पहले क्या करते थे, छोटे छोटे डेटा को इम्पोर्टेंस देते थे, हाउस होल्ड सर्वे करते थे कि घर घर जाके सर्वे करना, फील्ड शॉर्ट फील्ड विजिट करते थे, लोगों को इंटरव्यू करते थे, मतलब जैसे आप देखेंगे नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का डेटा हुआ, मिनिस्ट्री का डेटा हुआ, सेंसस रिपोर्ट हुआ, ये सारे डेटा को हम पहले प्रायोरिटी दे रहे हैं। बट आजकल डेटा का जो है स्मॉल डेटा से आजकल हम बिग डेटा की तरफ जा रहे हैं। बिग डेटा का मतलब है अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो यू लीव ए लॉट्स ऑफ डेटा ऑनलाइन। अगर आप बैंकिंग करते हैं, बैंकिंग करते हैं, यू लीव ए लॉट ऑफ डेटा। अगर आप आधार एक्सेस करते हैं, आधार नंबर आपकी है, यू आर लिविंग ए लॉट ऑफ डेटा। अगर आप मूवी का टिकट खरीद करते हैं तो भी आप बहुत ज़्यादा डेटा छोड़ते हैं। और ये सारे डेटा को आजकल बड़े बड़े जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है, ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन है, वो सारे क्या करते हैं, उसको एक्सेस करते हैं, उसी हिसाब से वो आपको समझने की कोशिश करते हैं। बड़े बड़े जितने सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वो समझने की कोशिश करते हैं कि आप एग्जैक्टली क्या चाहते हो। अगर आप कहोगे मुझे काजरिया स्टाइल चाहिए, अगर आप शॉपिंग करते काजरिया स्टाइल, तो जैसे ही आपकी शॉपिंग खत्म नहीं हुआ तो आपको 2-4 और आ जाता है गूगल वगैरह में कि काजरिया स्टाइल स्टाइल ठीक है, ये देखिए गोवा स्टाइल, ये टाइल, ये देखिए इटालियन टाइल, ये देखिए फलाना टाइल, ये सारे तो आ जाता है। आप एक गाना सुनते हैं, 4 गाना सेम गाना आपके पास आ जाता है सेकेंड मतलब टाइम में। तो ये ऐसा क्यों है? क्योंकि उन्होंने आपको स्टडी कर लिया कि आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या। आप देखोगे इवन ये चीज़ इतने ज़्यादा सीरियस हो गया है कि आजकल तो लोगों को लगता है कि जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज में जो इलेक्शन हो रहा है उसमें भी मतलब ये सारे बड़े बड़े कंपनीज, बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज जो है, जैसे फेसबुक है, जैसे ट्विटर है, जैसे इंस्टाग्राम है, तो जो डेटा आप यहाँ पे छोड़ते हो उसी हिसाब से वो आपकी पॉलिटिकल वैल्यूज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं और आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को की तरफ आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल है जब 2017 में आप देखोगे जो इलेक्शन हुआ था अमेरिका में हुआ था, हिलरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में जो हुआ था, उसमें देखोगे कि बहुत सारे लोगों जो है नहीं चाहता था कि हिलरी क्लिंटन, क्योंकि हिलरी क्लिंटन का जो पॉलिसी जो डेमोक्रेटिक पार्टी है वहाँ, तो जो जिसको हिलरी क्लिंटन है तो उनको लगा डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी इफ इट कम्स टू पावर, अब इफ हिलरी क्लिंटन बिकम्स द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स देन द पॉलिसीज ऑफ अमेरिका मे नॉट बी गुड फॉर रशिया। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, तो उस इलेक्शन को टेम्पर करने की कोशिश किया थ्रू इंटरनेट के माध्यम से उन्होंने कोशिश किया था उसको टेम्पर करने की। आप देखोगे फेसबुक का डेटा को लंदन का एक एजेंसी है कैम्ब्रिज एनालिटिका, उन्होंने फेसबुक का डेटा को यूज करके उन्होंने पर्टिकुलर अमेरिकन वोटर्स को रिपब्लिकन पॉलिटिकल पार्टी की तरफ मतलब इन्फ्लुएंस करने की कोशिश किया। तो आजकल का जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन अमेरिका में हो रहा है तो सबको लगता है कि चाइना जो आजकल अमेरिका से ज़्यादा दुखी है या रशिया, तो वो दोनों जो है मतलब कोई ना कोई इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे मैनिपुलेट। तो कहने का मतलब है कि ये सब चीज़ वो हमें मैनिपुलेट कैसे कर लेते हैं, क्योंकि द डेटा व्हिच यू आर यूजिंग व्हेन यू विजिट ऑनलाइन, और ऑनलाइन अगर आप कोई चीज़ सर्च करते हैं जो डेटा आप छोड़ते हैं उसी डेटा जो है आप तो यूज़ करके छोड़ दिए कि भाई ठीक है भाई मेरा काम हो गया,
जब जो चीज़ आप आपके बारे में सोचते हैं, छोड़ देते हैं, आपकी प्रेफरेंस के बारे में, आपकी पॉलिटिकल वैल्यूज के बारे में, आपकी अंडरस्टैंडिंग के बारे में, वो सब चीज़ जो है दे आर यूजिंग, दे आर प्रोसेसिंग दैट थ्रू मशीन, जिसको कहते हैं मशीन लर्निंग, मशीन थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके बारे में ये पता लगाता है। सच में आजकल हम देखेंगे, पहले हम स्मॉल डेटा की बात कर रहे हैं, तो आजकल हम बिग डेटा की बात करें, तो ये सब चीज आने से हम लोगों का टोटल थिंकिंग चेंज हो जाएगा, रिसर्च करने का तरीका चेंज हो जाएगा। आप सोचो जब कंप्यूटर नहीं आया था, लोग जो है मैनुअल टाइप मशीन में काम करते थे, तब रिसर्च कैसे था, कंप्यूटर इंटरनेट आने के बाद रिसर्च करने का तरीका कैसे चेंज हो गया। तो आजकल लोग जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, मशीन लर्निंग की बात कर रहे हैं, बिग डेटा की बात कर रहे हैं, ये सारे चीज़ का जो चेंज करें, तो ये दीज आर ऑल चेंजिंग द रिसर्च फंडामेंट। और लास्ट जो चीज़ आप देखोगे तो बेसिकली पहले हम लोगों को लगता था कि हम लोग रिसर्च करना चाहते हैं, बट फंडिंग जो है बहुत लिमिटेड है। आजकल उस कंसेप्ट में चेंज हो रहा है। कोरोना के टाइम थोड़ा सिचुएशन अभी इकोनॉमी देश का अच्छा नहीं है, बट जनरली जो है आप देखोगे रिसर्च का जो फंडिंग है, रिसर्च का जो अपॉर्चुनिटी है, पहले से ज़्यादा बढ़िया हुआ है और पहले से ज़्यादा बढ़ा है। इसीलिए ये जो 5 ट्रेंड मैंने बताया, ये रिसर्च ट्रेंड को आपको समझना है। उसी हिसाब से आप जब भी कोई रिसर्च एजेंसी को अप्लाई करोगे, चाहे आप मेडिकल साइंस के लिए अगर अप्लाई करते हो तो उसके लिए आपकी ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। अगर आप साइंस की फैकल्टी हो तो आपको CSIR में अप्लाई करना है। अगर आप सोशल साइंस का हो तो आपको ICSSR का मतलब ICSR को अप्लाई करना पड़ेगा। कई फंडिंग के लिए UGC को आपको अप्लाई करना पड़ेगा। बट मैं ये चीज़ आपको बता रहा हूँ कि मैंने आजकल ट्रांसडिसिप्लिनरी रिसर्च की बात किया है, तो अगर आप ये सोचते हो कि ICSSR खाली सोशल साइंटिस्ट को, सोशल साइंस फैकल्टी को फंडिंग करेगा, तो आप रीथिंक करो, क्योंकि नाउ फंडिंग बिकॉज द रिसर्च इज नाउ फोकसिंग ऑन मल्टीडिसिप्लिनरी एंड ट्रांसडिसिप्लिनरी रिसर्च, तो साइंस वाले भी सोशल साइंस में रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, सोशल साइंस वाले साइंटिस्ट जैसे मैंने बताया मेडिकल इश्यूज, अगर आप कोरोना वायरस के बारे में स्टडी करोगे, सोशल इम्प्लीकेशन, इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन, पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन, मेडिकल इम्प्लीकेशन, ये सब चीज़ जो है खाली एक सब्जेक्ट वाले नहीं कर सकते। आपको अगर कोरोना वायरस के बारे में स्टडी करना है, उसकी सोशियो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन को स्टडी करना, यू नीड ए टीम ऑफ रिसर्चर फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड। आपको डॉक्टर्स चाहिए जो कोरोना वायरस रिलेटेड रिसर्च करते हैं, आपको इकोनॉमिस्ट चाहिए, आपको पॉलिटिकल साइंटिस्ट चाहिए, आपको सोशियोलॉजिस्ट चाहिए। जब आप एक मल्टी डिसिप्लिनरी एंड ट्रांसडिसिप्लिनरी रिसर्च टीम करते हैं, देन यू कैन फोकस on corona virus and try to understand that in a more broad way. So that is the point. So आजकल फंडिंग एजेंसी जो है आप क्योंकि वो ट्रांसडिसिप्लिनरी रिसर्च को एनकरेज करते हैं, इसीलिए सोशल साइंस बैकग्राउंड वाले, नेचुरल साइंस बैकग्राउंड वाले, इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड वाले, ये हर प्रकार का बैकग्राउंड वाले जो है रिसर्च टीम, कंबाइंड रिसर्च टीम बना के दे कैन अप्लाई टू फंडिंग एजेंसीज लाइक ICSR फॉर ट्रांसडिसिप्लिनरी रिसर्च। तो इसीलिए जो लोग नॉन सोशल साइंस बैकग्राउंड है तो उनको ये समझना जरूरी है कि ICSSR में इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ सिर्फ सोशल साइंस वाले अप्लाई नहीं करेंगे, वहाँ आप सभी लोग अप्लाई करोगे, बट एक ही कंडीशन है कि आप ऐसे इशू के ऊपर काम करोगे जिसका डिफरेंट डायमेंशंस होगा और उस हिसाब से आपके एक्सपर्ट होंगे। जैसे मैंने कोरोना का एग्जाम्पल दिया, तो कोरोना इज ए मेडिकल इशू, कोरोना इज ए पॉलिटिकल इशू, कोरोना इज ए सोशल इशू, कोरोना इज ए इकोनॉमिक इशू। तो इसलिए अलग अलग जब इशूज उसमें इन्वॉल्व हैं, वी नीड डिफरेंट एक्सपर्ट्स एंड ऑल दीज एक्सपर्ट्स कैन कंस्टिट्यूट ए टीम एंड देन ओनली दे कैन वर्क ऑन इम्पोर्टेंट इशूज लाइक कोरोना वायरस या सोशियो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन, मेडिकल जो भी है। तो आजकल आप भूल जाओ कि पहले जैसे हम कहते थे कि खाली डॉक्टर ही बैठ के मेडिकल इश्यूज को स्टडी करेंगे, वो भूल जाओ, क्योंकि खाली डॉक्टर जो है उसको स्टडी करता है, वो स्टडी इनकम्प्लीट है। जैसे आप देखोगे बहुत सारे डिजीज है जिसको हम सोशल हेल्थ इशूज कहते हैं, जैसे TB है, जैसे आपके पोलियो है, तो ये सारे ऐसे ना डॉक्टर जो है उसका सिर्फ डॉक्टर उसकी ड्रग्स के बारे में बता सकते हैं, बट ड्रग बिहेवियर के बारे में सोशल साइंटिस्ट बता देंगे, जो डॉक्टर नहीं बता पाएंगे। डॉक्टर आपको मेडिसिन दिया, आप वो मेडिसिन को खा रहे हो, नहीं खा रहे हो, फ्री में मिलता है
तो उसको सीरियसली आप लेते नहीं हो। अगर खरीद करके देश के पैसे खर्च करके मेडिसिन खरीद करते हो, रात को 2 बजे आपको याद आता है तो आप इमीडिएटली उसको को खाते हो, अरे मैंने पैसे देके मेडिसिन खाया, आज तो खाया नहीं। अगर आपको जैसे डॉट वगैरह मेडिसिन जो सरकार आपको टीबी के लिए दे रहा है, फ्री में मिलता है, तो आप कहते हैं अरे फ्री का मेडिसिन ठीक है, 2 बच गया कोई बात नहीं। ऐसा ना उस चीज़ को आप उस प्रकार का प्रायोरिटी नहीं देते। तो टीबी का इशू हुआ, आपका मतलब जो है पोलियो का इशू हुआ, ऐसे कर कोरोना इशू हुआ, ये जो इशू का एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, इस इशू से हमें ये चीज़ क्लियर है कि आजकल ये सब चीज़ों को समझने के लिए, रिसर्च करने के लिए, बेटर इम्पैक्ट के लिए वी नीड मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च एंड ट्रांसडिसिप्लिनरी रिसर्च। इसीलिए आजकल आप सोशल साइंस वाले नेचुरल साइंस वालों के साथ मिलकर रिसर्च कर सकते हैं, नेचुरल साइंस वाले एग्रीकल्चर साइंस के साथ मिलकर रिसर्च कर सकते हैं, मेडिकल साइंस वाले सोशल साइंस। तो आजकल आप कोई भी फंडिंग एजेंसी में मतलब रिसर्च के लिए अप्लाई कर सकते हो, बट देयर आर डिफरेंट प्रोग्राम्स। कहीं पे सोशल साइंटिस्ट एक्सक्लूसिवली एलिजिबल है, तो कहीं पे सोशल साइंटिस्ट, नेचुरल साइंटिस्ट, मेडिकल साइंटिस्ट जो है कॉम्बाइंडली एलिजिबल है। आपको वो चीज़ मैं अभी बताने जा रहा हूँ। तो बेसिकली इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफली, क्योंकि मैंने आईसीएसआर में काम किया है और आईसीएसआर का फंडिंग जो है सभी के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है, तो मैं बेसिकली अपना प्रेजेंटेशन में आईसीएसआर के बात में यही बताऊँगा कि वहाँ पे सभी सब्जेक्ट के लोग, फिजिक्स के लोग, जूलॉजी के लोग, बायोलॉजी के लोग, केमिस्ट्री के लोग, मेडिकल साइंस वाले, एग्रीकल्चर साइंस वाले, कोई भी सब्जेक्ट का नाम लो, हर किसी के लिए आईसीएसआर में मतलब फंडिंग अपॉर्चुनिटी है और तो अप्लाई करके इसकी का ले सकते हो। मैं बताऊंगा कैसे ले सकते हो। देखिए मैं अभी फिलहाल नेक्स्ट 30 मिनट जो मैं आईसीएसआर फंडिंग के बारे में कह रहा हूँ। क्वेश्चन आंसर के टाइम अगर आप लोगों को प्रेजेंटेशन के बाद कोई डाउट्स होगा, कोई क्वेरीज होगा, कोई इशू आपको लगेगा कि मेरे से क्लैरिफाई करना, प्लीज क्लैरिफाई। Okay, so the ICSR was established by the government of India in 1969 on two objectives. There are just two objectives that guided the government and that motivated the government to establish the Indian Council of Social Science Research, which was established in the year 1969, and it is directly funded by the Ministry of Education. पहले आप MHRD कर रहे थे, आपका Ministry of Education हो गया, कि ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर डायरेक्टली काम करता है और टोटल फंडिंग इसका गवर्नमेंट करता है, 100% इज फंडेड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, तो जब हम आईसीएसआर की बात करते हैं तो आईसीएसआर हेडक्वार्टर दिल्ली की बात नहीं करते हैं। आईसीएसआर यू कैन अंडरस्टैंड आईसीएसआर एज ए सिस्टम जिसके अंदर 24 रिसर्च इंस्टीट्यूट्स है, 6 रीजनल सेंटर्स है और 5 रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट्स है। इंडिया का डिफरेंट स्टेट्स में, डिफरेंट रीजन्स में आईसीएसआर का 24 रिसर्च इंस्टीट्यूट है, 6 रीजनल सेंटर्स है, 5 रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट है। और मैं डिटेल इनके बारे में बताऊंगा क्योंकि यहाँ से भी आप फंडिंग ले सकते हैं। आप अगर ये सोचते हो कि भाई आईसीएसआर में फंडिंग लेने के लिए आपको सिर्फ हेडक्वार्टर अप्लाई करना है, वो मिसपरसेप्शन है, वो सही नहीं है। तो आपको किसी भी जो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये सभी ऑर्गेनाइजेशन कहीं ना कहीं आपसे, आपकी रिसर्च से रिलेटेड है एंड यू कैन अप्लाई फॉर योर फंडिंग। ठीक है, तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम आईसीएसआर की बात करते हैं तो हमें आईसीएसआर हेडक्वार्टर, 24 रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड 6 रीजनल सेंटर्स के बारे में बात करनी चाहिए, 5 रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट के बारे में बात करना चाहिए। और ये सभी जो है हम आईसीएसआर को एक आईसीएसआर सिस्टम मानते हैं। आईसीएसआर ऑपरेट्स विद इन दिस इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर। उसके आईसीएसआर का जो ऑब्जेक्टिव है, 2-3 ऑब्जेक्टिव है। पहला तो है टू फंड रिसर्च, पर्टिकुलरली सोशल साइंस रिसर्च। मैंने बताया था 1969 में हम लोग इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च की बात कर रहे थे, तो पहले एक्सक्लूसिवली आईसीएसआर सोशल साइंस को फंडिंग करता था। तो आजकल हम लोग मल्टीडिसिप्लिनरी और ट्रांसडिसिप्लिनरी रिसर्च की बात करते हैं, इसलिए आजकल आईसीएसआर जो है सोशल साइंस रिसर्च को छोड़ के इंटरडिसिप्लिनरी और मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च में भी फंडिंग करता है, नंबर 1। सेकेंडली, टू प्रमोट एंड एनकरेज द ग्रोथ ऑफ सोशल साइंस। आप देखोगे कि लोगों को बहुत सारे गलत फहमी है सोशल साइंस के बारे में कि बच्चों को भी पूछोगे कि आप बच्चे क्या बनोगे तो मैं डॉक्टर बनूंगा, कोई नहीं कहता कि मैं सोशल साइंस बनूंगा, क्योंकि बच्चे अगर ये कहते हैं उसके लिए हम लोग कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, क्योंकि हम बच्चों को शुरू से सिखाते हैं बच्चे तुम हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस ये सब नहीं पढ़ना, जब अगर पढ़ना है तो इंजीनियरिंग करो या तो मेडिकल साइंस करो, क्योंकि हम लोग जो बच्चों को फीड करते हैं। और बेसिकली जो हम लोग ये जो परसेप्शन हम मान लेते हैं, जैसे पेरेंट्स को भी कोई पूछेगा कि आपके बच्चे क्या पढ़ते हैं, तो अगर किसी का बच्चे मेडिकल साइंस पढ़ता है वो चौड़ा होकर होता है, मेरा बच्चा तो मेडिकल साइंस पढ़ता है, तो इंजीनियरिंग पढ़ता है वो भी चौड़ा हो जाता है, मेरा बच्चा था इंजीनियरिंग पढ़ता है।
बट अगर किसी का बच्चे सोशल साइंस पढ़ता है और उसको कोई पूछता है कि आपके बच्चे क्या पढ़ता है, तो अगर वो पॉलिटिकल साइंस पढ़ता है, धीरे से कहेगा पॉलिटिकल, जोर से कहेगा साइंस, क्योंकि वो सोचता है पॉलिटिकल साइंस कहने से उसका इंसल्ट हो रहा है, उसका अच्छा नहीं लग रहा है। तो उस प्रकार का जो साइकोलॉजी है बेसिकली इट इज ऑल बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस। हम लोगों को नहीं पता है सोशल साइंस की क्या रोल है, क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज है, इसीलिए हम, क्योंकि हमें पता नहीं है, इसी वजह से हमारे माइंड में बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शन घुसा हुआ है, भरा हुआ है। तो इसीलिए मैं पर्सनली मानता हूँ इग्नोरेंस इज फाइन, बट इग्नोरेंस कंबाइंड विथ एरोगेंस इज डेंजरस। तो इग्नोरेंस ठीक है, मैं पॉलिटिकल साइंस का हूँ तो मेरे को फिजिक्स के बारे में ज़्यादा नहीं पता, दैट इज फाइन। जो फिजिक्स का है उसको फिजिक्स के बारे में पता होगा, उसको पॉलिटिकल साइंस के बारे में, अगर मैं कहूँ भाई व्हाट आर दी राइट्स, फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन, उसको नहीं पता होगा कि ड्यूटीज क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर, उसको नहीं पता होगा क्योंकि वो फिजिक्स का है, ठीक है। तो वो चीज़ ठीक है, हर एक का अपना एक्सपर्टाइज है कि भाई जो कार्डियोलॉजिस्ट है उसको डायबिटीज के बारे में हो सकता है कम पता हो, जो मतलब जो डायबिटीज का ट्रीटमेंट करता है हो सकता है उसको काउंसिल के बारे में कम पता हो, या लीवर के बारे में। तो वो नेचुरल है, वो सबके लिए है, हमारे लिए है, मतलब वो उसमें कोई प्रॉब्लम। इग्नोरेंस इज फाइन, बट इग्नोरेंस कंबाइंड विथ एरोगेंस इज डेंजरस। अगर आप किसी डॉक्टर को कहोगे कि भाई अगर डॉक्टर को समझेगा भाई मैं तो मेडिकल साइंस को, मुझे सोशल साइंस की क्या जरूरत है, वो बहुत ही एरोगेंसी है। क्योंकि आप टीबी को तब तक इराडिकेट नहीं कर पाओगे जब उसकी सोशल इम्प्लीकेशन को आप नहीं समझ पाओगे। आप पोलियो को इराडिकेट करने में सक्सेसफुल रहे क्योंकि उसमें आप उस कैंपेन में सोशल साइंसिस को आपने शामिल किया था। इसीलिए कोई भी हेल्थ इशू आजकल जो है, कोई मेडिकल इशू जो है आजकल, आप देखोगे कोरोना उसके बेस्ट एग्जाम्पल है। कोई भी इशू को आप कहोगे कि ये खाली मेडिकल इशू है या सोशल इशू है, जितना ना वो तो बहुत ही डेंजरस थिंकिंग है। एंड दैट्स व्हाई आई सेड इग्नोरेंस कंबाइंड विद एरोगेंस इज डेंजरस। इसलिए मतलब ICSR का एक एंडेवर है कि, और आजकल हर एजेंसी जैसे मैं बता देता हूँ, आजकल हर कोई मल्टी डिसिप्लिनरी ट्रांस डिसिप्लिनरी की बात कर रहा है, क्योंकि हम लोगों ने रियलाइज कर लिया कि नॉलेज तभी कंप्लीट होगा, तभी टोटल होगा जब हम सारे डायमेंशन का उसको देखेंगे, मेडिकल डायमेंशन देखेंगे, इकोनॉमिक डायमेंशन देखेंगे, पॉलिटिकल, हर चीज़ को देखेंगे, तभी हमारी नॉलेज पूरा होगा, तभी हमारी नॉलेज कंप्लीट होगा। तो इसलिए ICSR का जो सेकेंड ऑब्जेक्टिव है वो है टू प्रमोट सोशल साइंस। और थर्ड जो उसकी ऑब्जेक्टिव आजकल जो हम लोग न्यू एंड क्रिटिकल एरियाज ऑफ रिसर्च। आप देखिए इंडिया का जो रिसर्च एजेंडा था 50s में, 60s में, 70s में, तो आजकल वो रिसर्च एजेंडा चेंज हो चुका है। पहले हम कंट्री के बारे में अलग समझते थे, आजकल हम कंट्री के बारे में अलग समझते थे। पहले वर्ल्ड में इंडिया को अलग तरीका से समझ रहे थे, अभी इंडिया को वर्ल्ड में अलग तरीका से समझते हैं। पहले कहते थे हार्ड वर्ल्ड कंट्री, बैकवर्ड कंट्री, पोर कंट्री, स्टेट कंट्री। तो इसीलिए हर कोई पढ़ता था पॉवर्टी, इलिटरेसी, माल न्यूट्रिशन, दिस प्रॉब्लम, दैट प्रॉब्लम, वो सारी चीज़ों की बता रहे। क्योंकि आप कंट्री के बारे में ऐसा समझ रहे थे, कंट्री का रिसर्च एजेंडा भी वही था कि पॉवर्टी के बारे में पढ़ोगे, इलिटरेसी के बारे में पढ़ोगे, पॉल्यूशन के बारे में पढ़ोगे, मतलब हमेशा नेगेटिवली आप चीज़ों को, नेगेटिव प्रॉब्लम को आप समझ। आजकल उस प्रॉब्लम को हम पढ़ रहे हैं, उसको रिसर्च कर रहे हैं, बट इन ए न्यू फैशन। आजकल हम स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी का जब बात करें उसमें कंडीशन भी आ रहा है, पॉल्यूशन भी आ रहा है, अर्बन प्लानिंग भी आ रहा है, सब चीज़ आ रहा है। बट हम पॉल्यूशन व कंजेशन उसको न करके हम स्मार्ट सिटी की बात करें। हम पॉवर्टी की बात किस तरीके से करें, हम एम्पावरमेंट की बात करें कि आप खाली लोगों को इकोनॉमिकली लॉलीपॉप नहीं दोगे तो आप उनका एम्पावरमेंट करोगे, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट करोगे। तो आजकल आप देखोगे पहले हम क्या करते हैं, पहले हम अलग प्रॉब्लम के बारे में सोचते थे, अभी हम अलग प्रकार के इशूज़ के बारे में, पहले प्रॉब्लम के बारे में सोचते थे, आजकल अब इशूज़ के बारे में सोचते हैं। राइट टू एक्सेस टू हेल्थ, राइट टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, राइट, पहले हम कहते थे राइट टू फूड, अभी कहते हैं राइट टू न्यूट्रिशनल फूड। तो ये जो चेंज हो रहा है, ट्रेंड जो चेंज हो रहा है, तो इससे ये किसलिए चेंज हो रहा है, बिकॉज दैट इज चेंजिंग परसेप्शन अबाउट इंडिया बोथ विद इन द कंट्री एंड आउटसाइड द कंट्री। आप आजकल इंडिया को कोई कह रहा है फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, फास्टेस्ट जो इकोनॉमी, कोरोना से पहले की बात कर रहा हूँ, अभी सिचुएशन की वजह से सभी कंट्री का बहुत बुरा हाल है। तो मैं 6 मंथ्स पहले की बात कर रहा हूँ कि जो चेंजिंग परसेप्शन इंडिया के बारे में हुआ, राइजिंग वर्ल्ड पावर, इकोनॉमिकली
economically rising power, India fastest growing economy, क्योंकि इंडिया का जीडीपी ग्रोथ जो है काफी ज़्यादा हो रहा था, सबसे ज़्यादा हो रहा था, इसलिए इसको फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। तो आजकल जो इंडिया के बारे में जो चेंजिंग परसेप्शन है, उसकी बेसिस पे आजकल हमारा रिसर्च एजेंडा भी चेंज हो रहा है। तो ये नए नए रिसर्च एजेंडा को आइडेंटिफाई करना, उसको ढूंढना, उसको आइडेंटिफाई करना, उसके ऊपर रिसर्च करना, ये आईसीएसआर का एक और रिसर्च ऑब्जेक्टिव है। तो बेसिकली आप देखेंगे कि आईसीएसआर का 3 रिसर्च ऑब्जेक्टिव है। एक है फंडिंग करना रिसर्च के लिए, दूसरा प्रमोट करना सोशल साइंस रिसर्च को, जो लोगों के मन में जैसे गलत फहमी सोशल साइंस को लेकर, और तीसरा जो हम लोगों ने बताया कि जैसे टू आइडेंटिफाई एंड फोकस ऑन न्यू एंड क्रिटिकल एरियाज ऑफ रिसर्च। ये 3 जो है आईसीएसआर का रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स है, इस वजह से उसको सरकार ने बनाया। तो आप देखोगे जैसे मैंने अभी आपको कहा था कि आईसीएसआर का जो है 24 रिसर्च इंस्टीट्यूट है। मैं सभी का नाम ले लूँगा, आप आईसीएसआर वेबसाइट में अगर www.icesar.org तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। मैं बस ब्रीफली आपको बताता हूँ। रिसर्च इंस्टीट्यूट जैसे दिल्ली में 4-5 रिसर्च इंस्टीट्यूट है, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च है, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है, सेंटर फॉर वुमेन डेवलपमेंट स्टडीज है, सेंटर फॉर स्टडीज ऑफ डेवलपमेंट सोसाइटी दिल्ली में है, इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडीज इन यूनिवर्सल डेवलपमेंट दिल्ली में है। तो 4-5 इंस्टीट्यूट का आईसीएसआर का दिल्ली में ही है, और 2-3 इंस्टीट्यूट आपका जो हैदराबाद में है। तो ये सारे कहने मतलब कि इंडिया का अलग अलग सिटीज़ में, डिफरेंट सिटीज़ में आईसीएसआर का रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ये रिसर्च इंस्टीट्यूट आईसीएसआर 50% फंडिंग करता है इनकी बजट को, 50% जो स्टेट गवर्नमेंट होते हैं वो उसको फंडिंग करते हैं। तो इसीलिए, और अगर आपको मतलब किसी भी इशूज़ के ऊपर काम करना है, इस इशू जो है आपको स्कॉलरशिप देते हैं, आपको रिसर्च एक्सेस देते हैं, उनकी लाइब्रेरी का एक्सेस देते हैं, बहुत सारे मैगजीन्स, बहुत सारे बुक्स, बहुत सारे रिसर्च पेपर इनका मतलब जो ऑनलाइन अवेलेबल है उसको भी आपको एक्सेस देते हैं। और सबसे मजे की बात है कि इन सब का गेस्ट हाउस है। अगर आपको कभी रिसर्च विजिट करनी है तो आप उनका गेस्ट हाउस में रह सकते हो, नॉमिनल चार्जेस दे के आप वहाँ स्टे कर सकते हो, उनकी फैकल्टी को कंसल्ट कर सकते हो, उसकी लाइब्रेरी का एक्सेस ले सकते हो। और सबसे बड़ा है कि वो लोग जो फंडिंग करते हैं, जैसे स्कॉलरशिप देते हैं, जैसे आपको रिसर्च ग्रांट देते हैं, स्मॉल रिसर्च पेपर लिखने के लिए जो ग्रांट है, तो आप उनसे डायरेक्टली ओटीपी ले सकते हो। उसके लिए आपको आईसीएसआर हेडक्वार्टर अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो एक तो ये रिसर्च इंस्टीट्यूट जो 24 है, ये सभी आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव को बढ़ावा देने के लिए, रिसर्च परस्यूट को बढ़ावा देने के लिए ये बने हैं, एंड दे आर ऑल फॉर यू। नंबर 1 इसको छोड़ के मैंने बताया आईसीएसआर का जो सेकेंड मतलब जो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है, दैट इज का रीजनल सेक्टर। तो पूरा कंट्री को जो है 6 रीजन में बांटा गया है, और मैं इसको ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को नहीं पता कि इनकी फंडिंग जो है कई बार वेस्ट हो रहा है, आप कभी अप्लाई नहीं करते। तो आप अप्लाई इसलिए नहीं करते क्योंकि आपको पता ही नहीं। तो जो कंट्री, पूरा कंट्री को 6 रीजन में मतलब डिवाइड किया गया है। तो एक रीजन है हमारे जो नॉर्दर्न रीजन, जिसको कहते हैं नॉर्दर्न रीजनल सेंटर। आईसीएसआर का जो नॉर्दर्न रीजनल सेंटर है वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अंदर है, अंदर है। और ये क्या करता है, जैसे आप दिल्ली, राजस्थान, आपका जो है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ये जितने स्टेट्स का नाम लिया, ये सभी नॉर्दर्न रीजनल सेंटर के अंदर आते हैं। आपको कोई भी रिसर्च काम करना है, इवेंट सेमिनार करनी है, कॉन्फ्रेंस करनी है, तो आपका बजट अगर 1.5 लाख तक है तो आप डायरेक्टली अपना रीजनल सेंटर को एप्लीकेशन भेज सकते हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी बजट, आपकी रिसर्च बजट का आप जो भी एकेडमी काम करना चाहते हो, अगर आपकी बजट 1.5 लाख तक है, तो इंस्टेड ऑफ सेंडिंग योर एप्लीकेशन टू द आईसीएसआर हेडक्वार्टर, प्लीज सेंड योर एप्लीकेशन टू द आईसीएसआर रीजनल सेंटर ऑन व्हिच जुरिडिक्शन यू आर लोकेटेड इन। जो आपकी जुरिडिक्शन है, अगर आप यूपी में काम करते हैं तो आपको नॉर्दर्न रीजनल सेंटर में अपनी एप्लीकेशन भेजना है। तो ये तो हो गया नॉर्दर्न रीजनल सेंटर का। एक हमारे आईसीएसआर का जो रीजनल सेंटर है, नॉर्थ वेस्ट रीजनल सेंटर, जो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में है। नॉर्थ वेस्ट रीजनल सेंटर जो हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में काम करते हैं, वो लोग अपनी एप्लीकेशन यहाँ भेज सकते हैं। एक रीजनल सेंटर है वेस्टर्न रीजनल सेंटर, जो मुंबई यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे के अंदर है, मुंबई के अंदर है। तो ये क्या करता है, महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा में जो लोग काम करते हैं उनको फंड करता है। एक है सदर्न रीजनल सेंटर, जो ओस्मान यूनिवर्सिटी हैदराबाद के अंदर है। तो जो साउथ इंडियन स्टेट्स है वो सबका फैकल्टी को, रिसर्चर्स को फंडिंग करते हैं। एक है ईस्टर्न रीजनल सेंटर, जो कोलकाता में है।
तो ये क्या करते हैं, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, ये सारे स्टेट्स का क्या करते हैं, तो रिसर्च को फंडिंग करता है। एक नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल सेंटर है, जो 8 जो नॉर्थ ईस्ट में जो स्टेट्स हैं, तो उन सबका रिसर्च फंडिंग जो है नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल सेंटर में होता है, जो नेहरू के अंदर है और जो शिलोंग में है। तो इसलिए जो 6 रीजनल सेंटर है, ये बेसिकली आप इन सबका मोस्टली इनका गेस्ट हाउस पे आप वहाँ कंसेशनल फंडिंग और रिड्यूस फंडिंग में स्टे कर सकते हैं, उनकी लाइब्रेरी को एक्सेस कर सकते हैं, वो जो डिफरेंट ग्रांट्स देते हैं उसको अवेल कर सकते हैं। तो दीज ऑल रीजनल सेंटर्स वो लोग जो है डायरेक्टली फंडेड बाय दी आईसीएसआर हेडक्वार्टर, पूरा का पूरा बजटिंग का आईसीएसआर इंस्टीट्यूट्स का बताया, उनको 50% फंडिंग करता है आईसीएसआर, 50% उनको स्टेट गवर्नमेंट करता है। रीजनल सेंटर को 100% आईसीएसआर फंडिंग करता है। इसीलिए दो फंडिंग ईयर मार्क मान लीजिए, हर एक रीजनल सेंटर का जो बजट है अबाउट 5 to 6 crore रुपीज। तो अगर मतलब दिल्ली में है बट यूपी के लोगों को पता नहीं, तो इसलिए दिल्ली के लोग जो अप्लाई करते हैं कि दिल्ली का मिलेगा, ऐसा तो वो नहीं, वो तो किसी को मना तो नहीं किया। तो इसीलिए मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको भी पता होना चाहिए कि आपका रीजनल सेंटर में भी आप अप्लाई करोगे और आप हेडक्वार्टर में भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ जो है आपको ध्यान रखना है। तो आईसीएसआर का वो सर, मैं आई आस्क यू वन क्वेश्चन प्लीज। मेरे ख्याल में हम लोग जब डिस्कशन करेंगे, मैं कुछ टाइम छोड़ दूंगा, हम लोग डिस्कशन करेंगे तब करना बेटर होगा। Fine, sir. Actually, just I want to ask if it is any particular field or we can apply in any field. मैं पहले से क्लियर कर चुका हूँ, आजकल आप अगर ट्रांस किसी तरह के रिसर्च करोगे तो किसी भी एरिया से आप अप्लाई करोगे। Thank you, sir. ठीक है ना, मैं आऊँगा उसमें डिस्कस करूँगा कि कैसे दूसरे सब्जेक्ट वाले जो नेचुरल साइंस वाले हैं, मतलब एग्रीकल्चर की है, मेडिकल साइंस वाले, वो कैसे अप्लाई करेंगे, मैं आऊँगा। तो फिलहाल मतलब ज़्यादा सही रहेगा कि 10:30 I have to finish my lecture, so I will keep 15 minutes exclusively for question answer. Will that be fine? Definitely, sir. Definitely. Yes. So for the next half an hour, I will just discuss about the funding opportunities. Otherwise, we will be late. So in addition to the 24 research institutes, 6 regional centers, ICSR has an international visibility. There are 14 countries with which ICSR has bilateral understanding. In case you want to visit any of these countries for your research, you can get funding from ICSR. These countries are Russia, Vietnam, Sri Lanka, UK, Netherlands, then Germany, Switzerland, USA, Japan, South Africa, Sweden, France, China, Thailand. तो जिन कंट्रीज का नाम मैंने लिया, तो आप अगर उन कंट्रीज को अपनी रिसर्च के लिए विजिट करना चाहते हो, आप वहाँ मान लीजिए कोई पेपर प्रेजेंटेशन करना चाहते हो, कोई फैकल्टी से मिलना चाहते हो, वहाँ कुछ लेक्चर देना चाहते हो, वहाँ पे कोई डेटा कलेक्शन करना चाहते हो, तो आप इन सब कंट्रीज को विजिट कर सकते हो। तो ये आप सभी के लिए है। बट जैसे मैंने बताया, अगर नॉन सोशल बैकग्राउंड वाले होंगे, यू हैव टू राइट ए पेपर दैट टचेस सोशल साइंस इशू। सोशल इशूज को टच होना चाहिए। मतलब अगर आप, जैसे मैंने बताया कि अगर आप डॉक्टर हो तो आपको आईसीएसआर से फंडिंग मिलेगा, प्रोवाइडेड जिस टॉपिक पे आप प्रेजेंटेशन कर रहे हो वो सिंपल लैबोरेटरी बेस्ड नहीं होना चाहिए, लैब बेस्ड नहीं होना चाहिए, वो सोशल इशूज को टच करे। तो वो चीज़ एक कंडीशन है कि वो कंडीशन आपको पूरा करना पड़ेगा। खाली आप प्योरली टेक्निकल चीज़ के ऊपर प्रेजेंटेशन करोगे, प्योरली आप मेडिकल लैब से रिलेटेड इशूज के ऊपर करोगे, वो नहीं करते। आपको सोशल इशूज होना चाहिए जिससे आपको, मुझे, सबको फायदा होगा। ऐसी चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए, ठीक है। कुछ मैं 1 मिनट में आपको बता दूंगा कि जनरली सोशल साइंस सब्जेक्ट क्या है, उसको लेकर लोगों को बहुत कंफ्यूजन है, इसीलिए मैं जस्ट कुछ सब्जेक्ट का नाम दे रहा हूँ जो सोशल साइंस सब्जेक्ट है। जनरली 16 है, सोशियोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी। अगर आप इसमें हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल स्टडीज, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स, सोशल जियोग्राफी एंड पॉपुलेशन स्टडीज, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, सोशल साइकोलॉजी, एजुकेशन, सोशल लिंग्विस्टिक्स, सोशियो कल्चरल स्टडी, लॉ, इंटरनेशनल लॉ, नेशनल सिक्योरिटी एंड स्ट्रैटेजिक स्टडी। इसको छोड़ के मैंने जो मल्टी डिसिप्लिनरी और ट्रांसडिसिप्लिनरी रिसर्च की बात किया है, तो आपको इनमें से अगर कोई में है तो आप जैसे लाइब्रेरी साइंस, सोशल वर्क, मीडिया स्टडीज, मॉडर्न सोशल हिस्ट्री, हेल्थ स्टडीज जिसमें मेडिकल साइंस वाले अप्लाई कर सकते हैं, जेंडर स्टडीज जिसमें लैंग्वेज वाले अप्लाई कर सकते हैं, एनवायरमेंटल स्टडीज नेचुरल साइंस वाले अप्लाई कर सकते हैं, एनर्जी जगह नेचुरल साइंस, डायस्पोरा स्टडीज, एरिया स्टडीज, सांस्कृतिक सोसाइटी एंड कल्चर। अगर इनमें से जिनका नाम मैंने नहीं लिया, आपको लगा कि आप छूट गए, तो आपके सिर्फ एक ही कंडीशन है आपको फंडिंग के लिए अप्लाई करने का, यह है कि योर रिसर्च मस्ट फोकस ऑन सोशल इशू, सोसाइटल इशू।
कोई भी सोशल इश्यूज के ऊपर अगर आप काम करते हैं, भले आप देखिए कोई भी सब्जेक्ट हो, नेचुरल साइंस हो, मेडिकल, सोसाइटी से अलग तो कोई है नहीं, सब कहीं ना कहीं टच करते हैं, टच करते हैं। तो आप अगर उसी को बैकग्राउंड में रख के, उसी को सामने रख के अगर आप रिसर्च करते हैं तो योर रिसर्च इज इक्वली क्वालिफाइड फॉर गेटिंग फंडिंग फ्रॉम ICSSR। कुछ फंडिंग के बारे में अभी मैं बताऊंगा, नेक्स्ट 5-10 मिनट में आपको फंडिंग के बारे में बताऊंगा कि ICSSR में क्या फंडिंग है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो एक मतलब जो फंडिंग है स्कॉलरशिप है। ICSSR का जो फंडिंग है, सबसे पहले जो फंडिंग होता है ICSSR स्कॉलरशिप देता है। ठीक है, स्कॉलरशिप जो है 4 प्रकार का देता है। क्या क्या स्कॉलरशिप है? पहला स्कॉलरशिप जो ICSSR का शुरुआत का जो स्कॉलरशिप है, फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट जिसको कहते हैं, वो है डॉक्टरल फेलोशिप। ICSSR जो है, मुझे पता है आप लोग सारे फैकल्टी हो और सारे मोस्टली PhD कर लिए होंगे, तो अगर आप लोगों ने नहीं किया होगा, बट जो आपके अंडर PhD करते हैं, ऐसा नहीं कि हमने PhD कर लिया तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गया, तो जो लोग नहीं कर रहे हैं तो हम इसको इन्फॉर्म कर सकते हैं कि देयर आर फंडिंग अपॉर्चुनिटीज इन ICSSR फॉर डॉक्टरल फेलोशिप, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। मैं डिटेल में नहीं कर, बिकॉज हमारे पास इतने टाइम नहीं है, तो मैं आपको ब्रीफली बताता हूँ। ICSSR जो है साल में अबाउट 500 जो डॉक्टरल फेलोशिप देता है, और हर एक डॉक्टरल फेलोशिप ICSSR का जो है नंबर होता है 500 तक स्कॉलरशिप होता है, एग्जैक्ट 483 है, तो लगभग हर साल ICSSR 500 तक स्कॉलरशिप देता है डॉक्टर फेलोशिप। तो उसके लिए मतलब डॉक्टरल फेलोशिप का टेन्योर जो है 2 साल का, जैसे UGC 5 साल के लिए देता है, ICSSR 2 साल के लिए देता है, और उसके लिए आपका कंडीशन है कि आपका एज लिमिट जो है 40 से ऊपर नहीं होना चाहिए। 40 साल से ऊपर अगर है तो यू आर नॉट एलिजिबल। और सेकेंड है कि अगर आप SC ST है तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन है, और इसके लिए आप कंफर्म PhD रजिस्ट्रेशन आपके होना चाहिए। कंफर्म का मतलब आपका PhD का जो कोर्स वर्क वगैरह होता है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। और ICSSR का जो फेलोशिप है, हर जो 4 प्रकार का फेलोशिप के बारे में बताने जा रहा हूँ, वो चारों फेलोशिप जो है 2 साल का ही होता है। इसलिए अगर आपको मतलब जून जुलाई में उसकी एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, आजकल सारे ऑनलाइन हो गया है, तो आप पहले ऑनलाइन अप्लाई करोगे, एक बार आपकी शॉर्टलिस्टिंग हो जाए, फिर आपको जो है ऑफिशियली जो है आपकी यूनिवर्सिटी द्वारा फॉरवर्ड करके आप सिलेक्शन भेजना है। और डॉक्टरल फेलोशिप का सिलेक्शन जो है कोई प्रेजेंटेशन वगैरह नहीं होता है, आप जो है सिंपली अपना PhD सिनोप्सिस ICSSR को भेजोगे, फिर प्रॉपर चैनल जब आप शॉर्टलिस्टेड हो जाओगे, उसके बाद ICSSR का एक्सपर्ट कमिटी मीटिंग होगा, उसके बाद आपको सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, ICSSR जो है 4 प्रकार का डॉक्टरल फेलोशिप देता है। एक को कहते हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड डॉक्टरल फेलोशिप, जो 2 साल के लिए देते हैं, और उसके लिए आपको ICSSR हेडक्वार्टर डायरेक्टली अप्लाई करना पड़ेगा। सेकेंड जो फेलोशिप ICSSR का हेडक्वार्टर देता है उसको कहते हैं शॉर्ट टर्म फेलोशिप, जो 6 मंथ्स के लिए आपको फेलोशिप मिलता है, 6 मंथ्स के लिए आपको कंटीजेंसी मिलता है। फेलोशिप का अमाउंट मैं आपको बता दूं कि आपको 20,000 का आपको फेलोशिप मिलता है पर मंथ, और 20,000 आपको कंटीजेंसी मिलता है पर आनम। तो साल में आपको 20,000 कंटीजेंसी मिलता है, पर मंथ आपको 20,000 का फेलोशिप मिलता है, 2 साल के लिए मिलता है अगर आप सेंट्रली स्पॉन्सर्ड डॉक्टरल फेलोशिप में आपको। दूसरा जो है आपका जो सेकेंड फेलोशिप है वो है शॉर्ट टर्म फेलोशिप। मान लीजिए आपको कहीं से कुछ मिला नहीं फेलोशिप, आप जस्ट यू आर इन द एडवांस स्टेज ऑफ रिसर्च एंड यू नीड सम सॉर्ट ऑफ फंडिंग फॉर कंटिन्यूइंग रिसर्च। तो जब आप थीसिस मतलब बिल्कुल एडवांस स्टेज में थीसिस राइटिंग का, तब आप ये फेलोशिप ले सकते हो। 6 मंथ्स के लिए फेलोशिप मिलता है, 6 मंथ्स की कंटीजेंसी मिलता है, अमाउंट वही 20,000 प्लस 10,000। ये आपका शॉर्ट टर्म फेलोशिप। एक उसको छोड़ के कहते हैं कंटीजेंसी ग्रांट। अगर आप अपना PhD थीसिस लिख रहे हो, उसके लिए आपको टाइपिंग, बाइंडिंग, स्टेशनरी और फील्ड विजिट, ये सब छोटे मोटे एक्सपेंसेस के लिए पैसे की जरूरत है, तो ICSSR आपको लमसम 50,000 रुपया देता है कि कमी थीसिस। ये 3 फेलोशिप, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड डॉक्टरल फेलोशिप, सेकेंड आपकी जो कहा शॉर्ट टर्म फेलोशिप और कंटीजेंसी ग्रांट, ये तीनों ग्रांट जो है आपको ICSSR डायरेक्टली हेडक्वार्टर से आपको अप्लाई करना पड़ेगा। और जैसे मैंने बताया, अगर आपने कर लिया वेल एंड गुड, नहीं किया अप्लाई कर सकते हो ICSSR को। और अगर आपके अंदर कोई PhD करते हैं, आप किसी को जानते हैं, उनको बताओ, क्योंकि टीचर का यही काम है, अगर हम किसी को जानते हैं तो शुड शेयर और नॉलेज विद अदर, ताकि दूसरों को भी उसके सारे बेनिफिट हो जो हम लोगों को हुआ है, बस हम लोग इससे नहीं ले पाए, मुझे नहीं मिला, कम से कम किसी और को बेनिफिट हो, तो उस टाइप का मेंटालिटी से अगर हम ले सकते हैं तो युवा को मिलता है। तो इसलिए जैसे 2 साल का आपका फेलोशिप हो जाता है, आप अपना PhD थीसिस
जब अवार्ड हो जाता है तब आप काफ़ी ICSR को देते हैं। ठीक है, आप अपना यूनिवर्सिटी में PhD करो, सुपरवाइजर का अंडर PhD करो, 2 साल के बाद आप PhD थीसिस का एक कॉपी जब अवार्ड हो जाए आप इसका कॉपी ICSR को दोगे, 2 साल तक आपको ICSR फेलोशिप देगा, 6 मंथ्स के लिए दे सकता है या 50,000 लम सम दे सकता है। जो चौथा फेलोशिप है दैट इज कॉल्ड इंस्टीट्यूशनल डॉक्टरल फेलोशिप। मैंने जो 24 इंस्टीट्यूशन का नाम लिया था, तो वो लोग अगर आप मान लीजिए लखनऊ में ICSR का गिरी इंस्टीट्यूट है, अगर आपको लखनऊ से PhD करना है तो आप अपनी एप्लीकेशन को गिरी इंस्टीट्यूट को भेजोगे, नॉट टू द ICSR हेडक्वार्टर इन दिल्ली। तो अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूशन से उनका फेलोशिप लेते हो, पैसा ICSR देता है, सिलेक्शन ये लोग करते हैं। इसीलिए दिस इज कॉल्ड इंस्टीट्यूशनल डॉक्टरल फेलोशिप, जो 24 रिसर्च इंस्टीट्यूशन ICSR का ये फेलोशिप देते हैं। ठीक है, तो ये 4 प्रकार का जो फेलोशिप मैंने बताया कि जून जुलाई में इसके एडवर्टाइजमेंट हो रहा है। ऑनलाइन मतलब आपको अप्लाई करना है पहले, और फिर शॉर्टलिस्टेड हो जाते हो आपको प्रॉपर चैनल में अप्लाई करना है। एज लिमिट 40 साल है। अगर आप SC लाते हो 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। कंफर्म PhD होना चाहिए। तो ये सारे कंडीशन थे अगर आप डॉक्टरल फेलोशिप में अप्लाई करना चाहिए। एक बात मैं और बता दूं, जो लोग एम्प्लॉयड है, परमानेंटली एम्प्लॉयड है और वो लोग PhD करना चाहते हैं, उनके लिए फेलोशिप देते हैं। ICSR डॉक्टरल फेलोशिप के लिए पे प्रोटेक्शन नहीं करता, चीज़ मैं एम्फासाइज कर रहा हूँ। अगर आप लोगों में जो एम्प्लॉयड है, वेल एम्प्लॉयड है, तो उन लोगों का ICSR डॉक्टर फेलोशिप नहीं करता। सेकेंड फेलोशिप जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये पे प्रोटेक्शन भी करता है और इसके लिए एम्प्लॉयड, नॉन एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड जो भी है वो अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप। इसमें जो है ICSR 280 पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप दे रहा है। तो इसमें कंडीशन है कि आपका PhD अवार्डेड होना चाहिए। अगर आप सबमिट किए हो PhD तो यू आर नॉट एलिजिबल। अगर आपका अवार्ड हो गया तो यू कैन अप्लाई फॉर ICSR पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप। और ये जो है 280 फेलोशिप ICSR हर साल इसके लिए अवार्ड करता है। सेम प्रोसीजर है, मई जून जुलाई में एडवर्टाइजमेंट मिल रहा है। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। एज लिमिट जो है 5 साल ज़्यादा है, 45 तक आप इसमें अप्लाई करोगे अगर आप जनरल कास्ट का हो, 50 तक अगर आप SC में आते हैं। ठीक है, तो उसमें जो स्कॉलरशिप अमाउंट है वो 31,000 है पर मंथ, और इसको छोड़ के 25,000 जो है आपको कॉन्टीजेंसी ग्रांट मिलता है साल में एक बार। ठीक है, तो 2 साल का ये फेलोशिप है। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसमें टीचर लोगों का एडवांटेज है कि दे कैन अप्लाई फॉर पे प्रोटेक्शन। अगर आप ऑलरेडी एम्प्लॉयड हो, पढ़ा के आप बोर हो चुके हो, आप चाहते हो कि थोड़ा ब्रेक लेके मैं कोई रिसर्च करूँ, तो उसके लिए आप ICSR का PhD ले सकते हो। और इसमें 2-3 चीज़ें आपको मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ, क्योंकि आप सभी टीचर्स हो, ये चीज़ आपके लिए जरूरी है कि आप ये चीज़ जानो। पे प्रोटेक्शन के लिए आपको 3 कंडीशन पूरा करना है। एक तो आप परमानेंटली एम्प्लॉयड हो, रेगुलर एम्प्लॉयमेंट आपकी होना चाहिए, पहला कंडीशन। जो टेम्पररी है, गेस्ट फैकल्टी है, आधा है, वो लोगों को पे प्रोटेक्शन का बेनिफिट नहीं मिल सकता है, बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग रेगुलर सैलरी। वो कंसल्टेटिव सैलरी को पे प्रोटेक्शन नहीं कहते। पहला तो यू शुड बी रेगुलरली एम्प्लॉयड, परमानेंटली एम्प्लॉयड। सेकेंड, आपको UGC पे स्केल मिलना चाहिए। अगर आप UGC का पे से कम ले रहे हो या ज़्यादा ले रहे हो, उसको प्रोटेक्ट नहीं करता। आपको UGC पे स्केल आपको क्या करना चाहिए, सेकेंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन है जो, अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज इसको नोट कर दो, सो दैट 15 मिनट में आपसे डिस्कस करना और फटाफट मुझे बता देगा। तो थर्ड कंडीशन जो है, आप यू मस्ट बी एलिजिबल फॉर लीव। अगर आप जब जस्ट ज्वाइन किए हो, प्रोविजन में हो, तो आपकी कॉलेज आपकी यूनिवर्सिटी आपको रिलीव नहीं करेगा। इसलिए आपकी वो प्रोविजन पीरियड कम से कम खत्म हो जाना चाहिए जब आप ICSR का पीरियड के लिए अप्लाई करें। 3 कंडीशन पूरा करना है। एज लिमिट सबके लिए 45 है, वुमेन के लिए कोई एग्जाम्पशन नहीं है, सबके लिए 45। SC/ST को 5 साल का रिलैक्सेशन है। जून जुलाई में आपको अप्लाई करना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है, और इसके लिए एक रिसर्च प्रपोजल आपको भेजना है ICSR, और फिर इसके लिए इंटरेक्शन करेंगे। PhD में इंटरेक्शन नहीं करते, PDF के लिए आपको इंटरेक्शन मतलब में पार्टिसिपेट करना है। ऑनलाइन हो सकता है, ऑफलाइन हो सकता है, वो ICSR डिसाइड करेगा। बट द पॉइंट इज यू कैन अप्लाई फॉर पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप फ्रॉम ICSR। और इसके लिए एक रिसर्च प्रपोजल आपको अच्छे से बना के देना है। किसी सुपरवाइजर के अंदर आप प्रपोज सुपरवाइजर जो है उसके अंदर काम करोगे। उनकी जब आप अप्लाई करोगे, उनकी कंसेंट लेटर आप दोगे कि अगर आपको ICSR का पीरियड मिल जाएगा तो आप उन्हीं के अंदर रिसर्च करोगे। ठीक है, तो ये चीज़ करके फिर जब आपका रिसर्च पूरा होता है 2 साल के बाद, आप एक बुक लेंथ रिसर्च रिपोर्ट जो है जो आपको सबमिट टू द ICSR, जो ICSR बाद में पब्लिश कर सकता है एज ए बुक। ठीक है, तो ये चीज़ जो है PDF का है,
तो जैसे हमें इसके बारे में बता दें। थर्ड फेलोशिप जो है इसमें अनएम्प्लॉयड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, जो बेसिकली मान लीजिए जो PhD कर लिया उनको वो जॉब नहीं मिला, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जो इसमें डिफरेंस है कि जो अनएम्प्लॉयड है उनको तो 31,000 पर मंथ स्कॉलरशिप मिलेगा, कॉन्फिडेंसी 25,000 का मिलेगा। जो एम्प्लॉयड है उनको सारे का सारे पे अलाउंसेस वगैरह मिलेगा, उनकी सीनियरिटी रिटेन होगा, उनको इंक्रीमेंट मिलेगा, उनका जो भी कुछ मतलब आज पर ऐसा यू आर नॉट लूजिंग एनीथिंग, ना तो आपकी सीनियरिटी आप लूज करोगे, ना तो आपका इंक्रीमेंट जाएगा, कुछ नहीं होगा। एवरीथिंग यू विल गेट, बेसिक ट्रांसपोर्ट जो भी आपको ऑफिशियली UGC का पे स्केल में जो आपको देते हैं, जो भी पे आप लास्ट पे रन सर्टिफिकेट ICSR को देते हो कि दिस इज माय पे, तो सारे को सारे पे आपको देना पड़ेगा। ICSR देता है एक्सेप्ट वन थिंग, दैट इज योर इनकम टैक्स, जो आप अपने आप दोगे। सरकार आपकी इनकम टैक्स नहीं पे करेगा, जो आपकी जो इनकम होगा तो आप उसका इनकम टैक्स सरकार को दोगे। एनीवे तो आपको मतलब स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, आपको सारे को सारे पे 2 साल का जो पे होता है, अगर आप कॉलेज में हो, आप यूनिवर्सिटी में, पूरा का पूरा सारे पे जो है रिइंबर्स हो जाता है ICSR से, आपकी कॉलेज और यूनिवर्सिटी को दे देते हैं। उसको छोड़ के जो 25,000 का कॉन्फिडेंस है वो आपको मिलेगा, तो इसका मतलब 2 साल में 50,000 आपको रिसर्च ग्रांट मिलेगा और 2 साल का पे मिलेगा। अगर आपका पे 30 लाख है, आपकी पे अगर 25 लाख है, आपकी 15 लाख है, जो भी जितना होगा उससे आपका टोटल अमाउंट से ICSR को मतलब नहीं, टोटल 2 साल का जो भी आपका पे बनता है दैट विल बी रिइंबर्स्ड बाय द ICSR टू योर कॉलेज, टू योर यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये चीज था पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च के लिए है। थर्ड जो फेलोशिप है उसको कहते हैं कि सीनियर फेलोशिप। अगर आप मतलब PDF है वो जनरली असिस्टेंट प्रोफेसर के लेवल के लोग अप्लाई कर सकते हैं, पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप। सीनियर फेलोशिप जो है एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर लेवल के लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर हो या प्रोफेसर हो तो आप सीनियर फेलोशिप के लिए ICSR का अप्लाई कर सकते हो। 90 फेलोशिप ICSR हर साल देता है। ये इस फेलोशिप भी 2 साल का है, इसमें किसी के अंडर आपको काम करने की जरूरत नहीं, आप सीनियर हो चुके हो, एसोसिएट प्रोफेसर लेवल के काम करते हो, तो इसलिए यू कैन डू इंडिपेंडेंट रिसर्च। ठीक है, एज लिमिट है इसकी 45 से 70, 45 साल से 70 साल तक अगर आप एज करते हो देते हैं फॉर 2 ईयर्स। सिलेक्शन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वही मई जून में अप्लाई करना पड़ेगा या जून जुलाई में, देख लीजिए जैसे जिस टाइम आपको अप्लाई करने के लिए कहा जाता है, नोटिफिकेशन होता है, जनरली वही मई जून जुलाई 3 महीना में होता है। तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, एक रिसर्च प्रपोजल भेजना पड़ेगा, उसके लिए आपको इंटरेक्शन के लिए ICSR बुलाया जाएगा। यू हैव टू डिफेंड योर रिसर्च प्रपोजल आइदर ऑनलाइन या ऑफलाइन, और आप जो है बताया था 40 तक हो गया आपका PhD, 45 हो गया आपका PDF, 70 हो गया आपका सीनियर। इससे खत्म नहीं हुआ, 70 के बाद भी आप काम करना चाहें तो कर सकते हो, ICSR उसके लिए फंडिंग आपको कर सकता है। दैट इज कॉल्ड योर नेशनल फेलोशिप। जो UGC प्रोफेसर एमिरेटस कहता है, ICSR उसको नेशनल फेलोशिप कह रहा है। अगर आप 70 का हो या 70 से ऊपर हो और आप काम कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो, उसके लिए आप ICSR को अप्लाई कर सकते हो। और ICSR जो फेलोशिप देता है दैट इज कॉल्ड नेशनल फेलोशिप। तो ये फेलोशिप के लिए आपको अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही प्रेस्टिजियस फेलोशिप है। आपका अपना यूनिवर्सिटी का जो वाइस चांसलर है वो आपको नॉमिनेट करेंगे, या अगर आप किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम करते हो तो उसके लिए आपका रिसर्च इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर जो है नॉमिनेट करेंगे कि आप इतने इंपॉर्टेंट काम कर चुके हैं, आपकी एकेडमिक और टीचिंग कंट्रीब्यूशन इतना प्रोलिफिक है, इतना बढ़िया है कि आप उसके लिए अप्लाई नहीं करोगे। दिस इज एन ऑनर given by the ICSR to the prospective researchers for national fellowship। ठीक है, आपको रिसर्च प्रपोजल जैसे का अप्लाई करना पड़ेगा, कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, आपकी पब्लिकेशन, आपकी एकेडमिक बैकग्राउंड, इसी चीज को देख के ICSR
ये फेलोशिप आपको देता है। 70 से ऊपर होना चाहिए, 70 के बाद आप जॉब नहीं करते हो, इसलिए इसमें कोई पे प्रोटेक्शन नहीं है। स्कॉलरशिप आपको जो है 60,000 पर मंथ और 60,000 कंटीजेंसी पर आनम ये आपको मिलता है। ठीक है, तो आपको जब आपका 2 साल का फेलोशिप पूरा हो जाए तो आपको एक बुक लेंथ रिसर्च रिपोर्ट आईसीएसआर को देना है, जिसके लिए जिसको आईसीएसआर एक अच्छे पब्लिशर से, जो सारे वर्ल्ड स्टैंडर्ड की पब्लिशिंग हाउसेस है, जैसे ऑक्सफोर्ड है, कैम्ब्रिज है, रॉटलेज है, सेज है, जितने सारे बड़े बड़े पब्लिशर है, सारे आईसीएसआर का इम्पैनल लिस्ट ऑफ पब्लिशिंग हाउसेस में है। तो उसमें से आईसीएसआर जो है उसका जो रिपोर्ट है उसको पब्लिश करेगा। ठीक है, ये तो हो गया आपका नेशनल फेलोशिप। तो ये 4 जो फेलोशिप होता है, डॉक्टरल, पोस्ट डॉक्टरल, सीनियर एंड नेशनल, ये 4 फेलोशिप आईसीएसआर आपको देता है। तो आप उसका अलग अलग बता दिया। तो आपको अगर ज़्यादा डिटेल में जानना है तो आप आईसीएसआर का वेबसाइट विजिट कर सकते हो। उसके बाद एक होता है रिसर्च प्रोजेक्ट्स। जो रिसर्च फेलोशिप है जनरली मतलब ये 4 प्रकार का, बट रिसर्च प्रोजेक्ट जो है 2 प्रकार का है। एक है इम्प्रेस, दूसरा है नॉर्मल रिसर्च प्रोजेक्ट। इम्प्रेस का मतलब इम्पैक्टफुल रिसर्च इन सोशल साइंस, इम्प्रेस का मतलब हो गया इम्पैक्टफुल पॉलिसी रिसर्च इन सोशल साइंस। और जो नॉर्मल प्रोजेक्ट्स है उसमें भी आप अप्लाई करोगे, बट दोनों प्रोजेक्ट जो है इसमें बेसिकली जो इम्प्रेस में पॉलिसी ओरिएंटेड रिसर्च के ऊपर आपको काम करना चाहिए, बट इन द ट्रेडिशनल रिसर्च प्रोजेक्ट कैटेगरी तो आप इन एनी एरिया, कंसेप्चुअल हो सकता है, थियोरेटिकल हो सकता है, मेथोडोलॉजिकल हो सकता है, पॉलिसी एरिया हो सकता है, चारों एरिया में आप कर सकते हो। तो ट्रेडिशनल रिसर्च प्रोजेक्ट में, बट इम्पैक्ट के अंदर आप सिर्फ पॉलिसी बेनिफिशियल रिसर्च प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर सकते हो। इसमें आप सोशल साइंस, नेचुरल साइंस, मेडिकल साइंस, किसी भी एरिया का कंबाइंड रिसर्च प्रोजेक्ट भेज सकते हो। 3 प्रकार का रिसर्च प्रोजेक्ट होता है, एक होता है माइनर, एक होता है मेजर, एक होता है कोलैबोरेटिव। माइनर जो है, अगर आपकी रिसर्च का ड्यूरेशन 6 मंथ्स होगा और बजट आपकी अप टू 5 लाख होगा तो आप माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो उसमें आपको माने जैसे आप रिसर्च पेपर कोई लिखना चाहते हो तो उसके लिए आप कोई माइनर रिसर्च कर सकते हो, अच्छे से रिसर्च करके आप जो है उसको पब्लिश करोगे एज ए रिसर्च पेपर। 6 मंथ ड्यूरेशन का रिसर्च प्रोजेक्ट हो, 5 लाख तक का बजट हो, और इसके लिए आप माइनर रिसर्च में अप्लाई कर सकते हो। अगर आप 2 साल के अंदर कोई रिसर्च करना चाहते हो, 2 साल में रिसर्च आपका कंप्लीट हो जाएगा और आपकी बजट 5 लाख से 15 लाख तक हो, तो आप मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट के अंदर अप्लाई कर सकते हो। तो जो मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट होता है उसकी टाइम लिमिट है 24 मंथ्स और बजट है 15 लाख। तो इसमें आप मतलब मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। मेजर और माइनर के लिए आप अकेले अप्लाई कर सकते हो एज एन इंडिविजुअल फैकल्टी। बट द थर्ड इज कोलैबोरेटिव, दैट इज बेसिकली फॉर मल्टीडिसिप्लिनरी एंड ट्रांसडिसिप्लिनरी रिसर्च, जिसमें आप जो है एक रिसर्च टीम के साथ मिलके जो है रिसर्च प्रपोजल भेजोगे। जैसे मैंने बताया, वाइडर इश्यू होना चाहिए, अलग अलग बैकग्राउंड के लोग होना चाहिए, अलग अलग इंस्टीट्यूशन से हो सकता है, अलग अलग डिपार्टमेंट फ्रॉम सेम यूनिवर्सिटी हो सकता है। तो आप जो है एक रिसर्च टीम बना के कोलैबोरेटिव रिसर्च के लिए अप्लाई करोगे, जिसकी बजट 50 लाख है, जिसकी ड्यूरेशन 36 मंथ्स है। तो अगर 36 मंथ का रिसर्च प्रोजेक्ट है और आपकी बजट जो है 50 लाख है, तो आप ऐसे रिसर्च प्रोजेक्ट को करने के लिए एक टीम बना के अपना रिसर्च प्रपोजल भेज सकते हैं। ठीक है, और इसका भी एडवर्टाइजमेंट वही मई जून में होता है। आप जो है उसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करोगे, फिर आपको माइनर के लिए आपको प्रेजेंटेशन देने की जरूरत नहीं, मेजर और कोलैबोरेटिव के लिए आपको आईसीएसआर से प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा, या ऑनलाइन होगा, वो आईसीएसआर विल डिसाइड। तो ये 3 प्रकार का जो रिसर्च प्रोजेक्ट है, माइनर, मेजर एंड कोलैबोरेटिव, ये जो है बेसिकली फॉर एनकरेजिंग यू टू basically to encourage you to undertake research in any particular theme that is beneficial for policy makers, beneficial for society. Excuse me, sir. Someone has unmuted, so a lot of sound is being created. प्लीज अपना जो म्यूट बटन म्यूट करो, ऑडियो बटन को म्यूट करो प्लीज, डिस्टर्बेंस हो रहा है उससे। या प्लीज जल्दी करो प्लीज, टाइम नहीं है हमारे पास।
टाइम बहुत कम है because I have another presentation, so I have to finish by 10:30 at any cost. So the point is 3 प्रकार का रिसर्च प्रोजेक्ट है, माइनर है, मेजर है, कोलैबोरेटिव है. माइनर मेजर आप इंडिविजुअली अप्लाई कर सकते हो, कोलैबोरेटिव के लिए रिसर्च टीम चाहिए. मई जून जुलाई में एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हो, ऑफलाइन कर सकते हो. तीनों रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए पीएचडी होना जरूरी है. बिना पीएचडी में आप कोई भी रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि पीएचडी करने से आपको, पीएचडी क्या होता है, पीएचडी इज द आर्ट ऑफ डूइंग रिसर्च. आप रिसर्च कैसे करोगे, उस आर्ट में आपको ट्रेनिंग दिया जाता है कि पीएचडी. तो पहले आप पीएचडी हो जाओ, फिर आप अप्लाई करो. दैट इज द कंडीशन. इसलिए रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए सेकंड जो आईसीएसआर का फंडिंग है, दैट इज अबाउट रिसर्च फंडिंग. तो आप उसको अप्लाई कर सकते हो. थर्ड फंडिंग अपॉर्चुनिटी आईसीएसआर का, दैट इज कॉल्ड राहुल गांधी फॉर पेपर प्रेजेंटेशन. अगर आप किसी भी इंटरनेशनल सेमिनार में पेपर प्रेजेंट करना चाहते हो, तो उसके लिए आप किसी भी कंट्री जा सकते हो, कोई भी कॉन्टिनेंट जा सकते हो, अंटार्कटिका को छोड़ के कोई भी कंट्री, कोई भी कॉन्टिनेंट जा सकते हो पेपर प्रेजेंटेशन के लिए. एंड फॉर दैट यू कैन अप्लाई टू आईसीएसआर फॉर फंडिंग. इसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, जब मन करे तब अप्लाई करना. बट जब आपकी सेमिनार हो, कम से कम 3 महीना पहले आपका एप्लीकेशन आईसीएसआर में पहुंच जाना चाहिए, बिकॉज दैट इज द प्रोसेसिंग टाइम नीडेड टू इवैल्यूएट योर एप्लीकेशन. इसके लिए आपको कंप्लीट पेपर देना पड़ेगा, खाली एब्स्ट्रैक्ट से काम नहीं चलेगा. एब्स्ट्रैक्ट, कंप्लीट पेपर, इन्विटेशन लेटर, कॉन्फ्रेंस ब्रोचर और ऑनलाइन एप्लीकेशन, ट्रैवल एंड एप्लीकेशन फिलअप करके आपको आईसीएसआर को अप्लाई करना है. जनरली जो है इसके लिए कोई लिमिट नहीं है, आप कितने भी खर्चा करो. तो अगर आप परमानेंटली अपॉइंटेड फैकल्टी हो, तो आपको पूरा खर्चा का 50% आपको आईसीएसआर रिइंबर्स करेगा. 50% आप अपनी यूनिवर्सिटी या अपनी तरफ से खर्च करोगे. अगर आप फैकल्टी हो, स्टूडेंट्स के लिए जो पीएचडी कर रहे हैं, पीजीएफ कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयड जो फैकल्टी है, गेस्ट फैकल्टी है, अदर फैकल्टी है, कॉन्ट्रैक्चुअल फैकल्टी है, सबके लिए 100% फंडिंग आईसीएसआर करता है. तो इसलिए ये बहुत ही बढ़िया और पॉपुलर स्कीम है आईसीएसआर का. अगर आपको कहीं पे आजकल तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन मिल जाता है, कहाँ पे सेमिनार हो रहा है, किधर हो रहा है, वो सारे चीज के लिए आपको जो है, अगर आप बाहर जाके भी प्रेजेंट करना चाहते हो, दूसरे फैकल्टीज, अपने एरिया का जो एमईए लोग हैं उनसे मिलना चाहते हो, इंटरेक्ट करना चाहते हो, अपनी एकेडमिक प्रोफाइल बढ़ाना चाहते हो, तो यू कैन डू इट. एंड फॉर दैट आईसीएसआर टिप से ट्रैवल एंड या Good morning, sir. Is the session open for questions, sir? There is some network problem. I'm getting the message that there is a network connection problem. So is it from my side or it is from your side? Not from your side, sir. You are clearly audible. Okay, if I'm audible, then I'll just speak on. You can continue, sir. Listen to me. Okay, so this is. Sir, no voice is coming from your side. जी आपकी आवाज नहीं आ रही है. Sir, I think you are muted from your side. Sir, you are not audible and also visible. Not visible, not audible. But I can see myself. Yeah. Now you can hear me? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Continue. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. If by chance you can't see me, Yes, don't sir. worry about that. You just listen what I'm saying. Forget about my face. Forget about my picture. Okay. So what I'm saying is, please. So what I'm saying is, the next grant is called grant for data collection. If you want to do research in any area for which you need to travel a foreign country for collecting data, you can apply to ICSR. The good news for the faculty is that, you can get 100% funding for your foreign visit. There is no deadline. You can apply anytime you like, but you must send your application before 3 months
because that is the time limit for processing your application. तो ये आप कर सकते हो। एक कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम मैंने आप लोगों को बता दिया कि 14 कंट्री के साथ ICSR का बायलैटरल अंडरस्टैंडिंग है। 14 में से किसी भी कंट्री में अगर आप लेक्चर देना चाहते हो, डेटा कलेक्शन करना चाहते हो, फैकल्टी से मिलना चाहते हो, या किसी भी एकेडमिक पर्पज के लिए आप वहाँ जाना चाहते हो, यू कैन गो टू दोज 14 कंट्रीज। बट उसकी कंडीशन है कि जब एडवर्टाइजमेंट होगा तब आपको अप्लाई करना है, एंड दिस इज कॉल्ड कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम। ठीक है, ICSR इज द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इम्प्लीमेंट कल्चरल प्रोग्राम्स रिलेटेड टू सोशल साइंस। इसीलिए वो 14 कंट्री जिनके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, उनमें से किसी कंट्री को अगर जाना है तो आप जा सकते हो। इसका मतलब 3 प्रकार का इंटरनेशनल ग्रांट है। एक पेपर प्रेजेंटेशन के लिए कोई भी कंट्री जा सकते हो, अंटार्कटिका को छोड़ के कोई कंटिनेंट जा सकते हो। दूसरा जो है आपका डेटा कलेक्शन, किसी भी कंट्री में जा सकते हो, किसी भी कंटिनेंट में जा सकते हो। और तीसरा जो मैंने बताया कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम, जिसके लिए 14 कंट्री का लिमिटेशन है, जिनके साथ ICSR का अंडरस्टैंडिंग है, बायलैटरल अंडरस्टैंडिंग है। तो आप उन 14 कंट्री में से कोई भी कंट्री को विजिट करोगे, पहला जो पेपर प्रेजेंटेशन के लिए 50% ग्रांट मिलेगा, डेटा कलेक्शन और कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए 100% ग्रांट ICSR देता है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो मैंने बताया, डेडलाइन नहीं है, जब मन करे तब अप्लाई करना, बट 3 महीना पहले आपकी एप्लीकेशन ICSR में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट जो ग्रांट है दैट इज कॉल्ड नेशनल एंड इंटरनेशनल सेमिनार्स। अगर आप अपनी कॉलेज में कोई सेमिनार करना चाहते हो, नेशनल लेवल का, इंटरनेशनल लेवल का, उसके लिए ICSR आपको फंडिंग करता है। अगर नेशनल करोगे तो उसके लिए ICSR आपको 5 लाख देता है, अगर इंटरनेशनल करोगे उसके लिए ICSR आपको 10 लाख देता है। कोई भी डेडलाइन नहीं है, जब मन करे तब अप्लाई करना, बट 3 महीना पहले आपकी एप्लीकेशन आ जाना चाहिए, बिकॉज दैट इज द प्रोसेसिंग टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोसेस योर एप्लीकेशन, टू इवैल्यूएट योर एप्लीकेशन। आप अपनी कॉलेज में कर सकते हो, अपनी यूनिवर्सिटी में कर सकते हो, किसी के साथ टाई अप करके कर सकते हो, बट फंडिंग लिमिट वही है, 5 लाख फॉर नेशनल, 10 लाख फॉर इंटरनेशनल। मतलब अगर 1 दिन का करोगे तो 5 लाख नहीं मिलेगा, अगर 3 दिन का करते हो तो हो सकता है 5 लाख मिले, बट दैट इज द अपर लिमिट। लोअर लिमिट है, कोई नहीं है, लोअर लिमिट ICSR को देख के फंडिंग करना पड़ता है। अगर 1 दिन का होगा तो जनरली 2 लाख तक मिल जाता है, अगर आप 3 दिन का करोगे तो हो सकता है आपको 5 लाख मिलेगा, और इंटरनेशनल करोगे तो उसके लिए आपको 10 लाख ICSR की तरफ से फंडिंग होता है। ठीक है, तो आप ये भी अप्लाई कर सकते हो अपनी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में, अगर आप कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना चाहते हो, सेमिनार करना चाहते हो, वो कर सकते हो। नेक्स्ट जो है फंडिंग है ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। अगर आप अपनी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में कोई PhD स्टूडेंट्स के लिए, ऐसे जैसे आप रिफ्रेशर कर रहे हो, ऐसे कोई रिसर्च मेथोलॉजी प्रोग्राम आप अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में करना चाहते हो, यू कैन डू इट फॉर योर PhD स्टूडेंट्स। उसके लिए आपको ICSR 5.5 लाख रुपया देता है फॉर 10 डेज प्रोग्राम। अगर आप फैकल्टी के लिए कोई रिफ्रेशर या ओरिएंटेशन जैसे होता है, आप उनके लिए कोई ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम करते हो, तो उसके लिए आपको ICSR 8 लाख रुपया देता है। और फैकल्टी के लिए 12 दिन का प्रोग्राम होता है, और PhD स्टूडेंट्स के लिए 10 डेज का प्रोग्राम होता है। कोई भी फैकल्टी जो उसकी पार्टिसिपेंट है, उनको कोई भी पैसा देना नहीं पड़ेगा, किसी प्रकार का एक्सपेंसेस करना नहीं पड़ेगा। ऑल द एक्सपेंसेस विल बी borne by the ICSR थ्रू इट्स ग्रांट। PhD स्टूडेंट्स के लिए वही है, यू गेट एवरीथिंग, लॉजिंग, बोर्डिंग, ट्रैवल एक्सपेंसेस, कोर्स मटेरियल, everything you get free of cost, and that is the budget is supported by the ICSR. In fact, जो कोर्स डायरेक्टर है उनको डेली ICSR 1000 ऑनरेरियम देता है फॉर देयर रिसर्च एफर्ट्स। तो इसीलिए आप जो है, ये भी बहुत पॉपुलर प्रोग्राम है। आप अपनी यूनिवर्सिटी में किसी भी PhD स्टूडेंट्स, मतलब स्टूडेंट्स को लेकर आप रिसर्च मेथोलॉजी वर्कशॉप कर सकते हो। टीचर्स के लिए ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम कर सकते हो। डिफरेंस है ये, PhD स्टूडेंट्स के लिए 10 दिन का है, फैकल्टी के लिए 12 दिन का है, और दोनों की बजट अलग है। PhD स्टूडेंट्स के लिए 5.5 लाख है, और जो फैकल्टी है उनके लिए 8 लाख है। तो आप ये प्रोग्राम भी कर सकते हो। ये बहुत ही पॉपुलर प्रोग्राम है ICSR का। आजकल हर कोई रिसर्च करना चाहता है, किसी को नहीं पता फंडिंग कहाँ से है, रिसर्च प्रपोजल कैसे लिखना है, क्या क्या लेटेस्ट रिसर्च मेथड्स आ चुका है, ये सब चीज़ों के बारे में हमें नहीं पता। जब हम ये सब चीज़ों को सुनते हैं, जानते हैं, तो हमारी उससे ट्रेनिंग होता है, हमारी उससे कैपेसिटी बिल्डिंग डेवलप करता है। ठीक है, तो ये चीज़ भी बहुत ही पॉपुलर प्रोग्राम है। और जो लास्ट फंडिंग ICSR का है दैट इज कॉल्ड पब्लिकेशन ग्रांट। पब्लिकेशन ग्रांट में क्या है कि अगर आप कोई रिसर्च प्रोजेक्ट किया, उसकी बुक को आप, उसका रिपोर्ट को आप बुक की फॉर्म में पब्लिश करोगे, या PhD का जो डॉक्टरल थीसिस है उसको पब्लिश करोगे, आपने कोई कॉन्फ्रेंस वगैरह किया, उसकी कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स को एज ए बुक पब्लिश करोगे, आपने कोई फेलोशिप किया, उसकी रिसर्च रिपोर्ट को पब्लिश करोगे एज ए बुक,
तो ये सब के लिए आईसीएसआर सर का एक इम्पानेल लिस्ट ऑफ पब्लिशिंग हाउसेस है, जो सारे वर्ल्ड क्लास पब्लिशिंग हाउसेस है, वो सारे आईसीएसआर का इम्पानेल लिस्ट में है। एंड यू कैन अप्लाई टू आईसीएसआर फॉर गेटिंग दैट रिपोर्ट पब्लिश्ड एज ए बुक, for which ICSR gives lump sum 50,000 rupees, not to you but to the publisher if they are interested for that, for getting your work published and they need money for that. Sometimes subsidize करते हैं, टेक्स्ट बुक वगैरह में उनको ज़्यादा प्रॉफिट होता है, कई बार आप रिसर्च बुक करते हो तो उनको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता है। उस प्रॉफिट का मार्जिन को थोड़ा बढ़ाने के लिए ICSR encourage you to apply for this grant, and you under this head you get 50,000 lump sum rupees. Not you, the publisher, you decide to get your work published, और ये आईसीएसआर का पब्लिकेशन ग्रांट है। तो जैसे मैंने बताया, पीएचडी थीसिस को आप रिवाइज करके बुक कर सकते हो, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स को आप मतलब पब्लिश कर सकते हो, फेलोशिप रिपोर्ट को पब्लिश कर सकते हो, रिसर्च प्रोजेक्ट को पब्लिश कर सकते हो, या ऐसे भी इंडिपेंडेंटली आप कोई भी मतलब बुक अगर लिखते हो, नॉट फिक्शन, नॉन फिक्शन एरिया में, रिसर्च वगैरह जो टेक्स्ट बुक और मतलब फिक्शन वगैरह वो नहीं होना चाहिए। कोई रिसर्च रिलेटेड बुक अगर करते हो तो उसके लिए आपको आईसीएसआर पब्लिकेशन ग्रांट देता है, जो 50,000 का लम सम है। मेरे ख्याल में अभी जो है मैं यहीं पे स्टॉप करूंगा। वी हैव जस्ट 12 मिनट। यस सर। सर उपेंद्र सर, मैम वेट, you have to type questions in the comment box and first 5 questions will be taken. Please, mess up हो जाता है एकदम से बहुत ज्यादा। Please type the questions in the comment box and first 5 questions will be taken. Sir, you can take first 5 questions from the comment box. Sure. Send your question now. Shivali Singh, first question. Sir, can we publish individual research? Yes. The answer is yes. ICSR? ICSSR, Indian Council of Social Science Research. Yes, you can. The answer is yes. You can apply individual. You can get grant for publishing individual research reports. Yes. If that is not my PhD thesis. No problem. It should be PhD thesis, scholarship report, conference proceedings, project reports, और इवन आप किसी भी एरिया में अगर आपने कोई बुक लिखा है, मैंने कहा टेक्स्ट बुक नहीं होना चाहिए, फिक्शन नहीं होना चाहिए। अगर रिसर्च रिलेटेड बुक है तो आप कर सकते हो। Thank you, sir. Second question.